इंडिया इसमें अपने सबसे ज्यादा पिछड़ा। अगर कभी इंडिया के एग्रीकल्चर की बुराई करोगे ना तो इसीलिए करना, मतलब ये टेक्निक ही करना है। एग्रीकल्चर अच्छी है, बुराई इस चीज में होगी मेथड में कि हमारे यहाँ जब से इनको ये पता चला, पहले तो चलो कुएं से पानी ले लेते थे, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिसिटी आई सबने पानी तालाबों से लेना बंद कर दिया। अब किससे यूज करने लगे पानी लेना? ग्राउंड वाटर से, जिससे ग्राउंड वाटर सबसे ज्यादा लो होता। अगर हमारे यहाँ 100 समझो 100 लीटर पानी निकलता है ग्राउंड वाटर से, ठीक है, तो इसका 90% पानी सिर्फ एग्रीकल्चर में जाता है। अब कहने को तो ये कह लो कि पानी ने खेत में डाला, जितना पेड़ों ने लिया, बाकी तो फिर से पानी उसके अंदर चला गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उस पानी को जो ऊपर आता है उसको धीरे धीरे नीचे जाने में टाइम लगता है, ठीक है। और जितना एक जगह पे कलेक्शन हुआ था तो दूसरी जगह का वाटर लेवल अपने आप कम हो जाता है। तो अपने ये होता है। और दूसरा, जब पानी इकट्ठा डाला जाता है, अगर एक्सरे डल जाता है ग्राउंड वाटर से जब डालते हैं, तो इससे क्या होता है कि पानी एवोपरेट होके ऊपर उड़ जाता है, ये दिक्कत होती है। तो मतलब जो और अपनी वाटर बॉडीज थी जैसे पॉन्ड्स हो गए, कैनल हो गए, उनका यूज नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या लिखोगे तुम लोग? दूसरा पॉइंट, यूसेज ऑफ ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज। जो हमारी ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज हैं उनका यूज करना। ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज कौन कौन सी? 2-3 नाम बता दो। तुम्हारे यहां भी बहुत सारे है। कैनल है, और बताओ। ट्यूबवेल्स क्या बोरिंग ही होगी? ठीक है, वेल्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए। तुम लोगों ने बावड़ी नाम सुना होगा, है ना? बावड़ी तुम लोग के इतने बड़ा बेजा ताल बना है ना, क्या देखने जाते हो? सब घूमने जाया करो पार्क, है ना? तो ये सब लिखो, बावड़ी लिखो, ठीक है। जैसे तुम लोग को पता होना चाहिए मेघालय में बावड़ी नहीं बन सकती, स्लोप एरिया है ना, बावड़ी गिर जाएगी। तो वहां पे क्या बनता? वहां पे चलता है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। क्या होता है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन? कि बांस के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। समझो यहां से पानी रिस के आ रहा, पहाड़ से नीचे आ रहा, ठीक है, ये एक धारा बन गई। तो बैम्बू को बीच से काटोगे, आप देखोगे हॉलो रहता है, खाली रहता है, खोखला। तो उसके ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर अलग अलग बना दिए जाते हैं कि एक जगह पानी पूरा कलेक्ट हो जाए। ये कहलाता है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। बहुत सारे चलते वहां, किसी का नाम जैबो है, किसी का नाम कुल है, इस प्रकार से चलते। अपने क्या चलते? जैसे बावड़ी वगैरह चलती, कुंड बनते हैं, है ना? कभी नाम सुना होगा भीमकुंड, ऐसे अलग अलग नाम है। जैसे हमारे छतरपुर में एरिया है भीमकुंड का, तो वहां पे ये बोला जाता है कि भीम ने गधा मारा था इसीलिए उसका पड़ गया। तो ऐसा है कि जब सुनामी आई थी ना तो वहां तक लहरें उठी थी हमारे यहाँ। ये चीज है कि उसकी डेप्थ अभी तक पता नहीं कर पाया कोई। तो बताने का पर्पस ये है कि बहुत सारी वाटर बॉडीज चलती थी जिसका पानी यूज किया जाता था। अब ये सोचो कि वाटर बॉडीज का क्यों यूज करें हम उसके अनुसार, क्योंकि जो आपका रेन वाटर से पानी नीचे गिरता है उसका ऐसा सिस्टम रहता है कि वो पूरा कलेक्ट होकर वाटर बॉडीज में ही आता है, तो इससे वो रिचार्ज बना रहता है, ठीक है। अगर तुम्हें पता हो कि अगर तालाब का पानी ठहरा रहेगा, यूज नहीं करोगे तो सड़ जाएगा, वही चीज होती है, ठीक है। तो इसके बस 3 वो याद रखना। वाटर मैनेजमेंट कैसे कैसे करोगे? अगर ओल्ड टेक्निक यूज करोगे तो आ जाएगा आपका क्या? ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज, ठीक है। और नई टेक्निक में क्या क्या आ जाएगा? ड्रिप और स्प्रिंकलर। अपन को दोनों प्रकार के किसानों को देख के चलना है, ठीक है, अमीर भी और मार्जिनल भी। तीसरा क्या होगा? ठीक है, हमने मिट्टी अच्छी कर ली, पानी की सुविधा कर ली, अब क्या करोगे? बस सीड्स पहले लाओगे ना, अब उगाना क्या ये तो देखो, ठीक है। सीड्स, ठीक है। सीड्स कैसे चाहिए हमको अब यहाँ पे? ठीक है, तो सीड्स कैसे चाहिए? वीड्स रेसिस्टेंट, ऐसे सीड्स जो क्या हो, टेम्परेचर में जल्दी खराब नहीं हो जाए और जिन पे इंसेक्ट्स का खतरा कम से कम हो, ठीक है। तो ऐसे सीड्सों का यूज करना, इसको हम हाइब्रिड सीड्स भी कह सकते हैं, ठीक है, या हाई क्वालिटी के जो सीड्स अपने सभी होते हैं। और साथ ही साथ, ठीक है, हमने सीड्स डाल दिए।
अगर तुम एक ही जमीन पे एक ही प्रकार की क्रॉप उगाओगे तो उसकी न्यूट्रिएंट्स लेवल हमेशा कम होता जाएगा, बताया था। तो अपन लोग क्या करेंगे, क्रॉप डाइवर्सिटी को प्रमोट करेंगे। तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा इसमें, क्रॉप डाइवर्सिटी। क्लियर हुआ क्रॉप डाइवर्सिटी कैसे? तो इसमें क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे क्रॉप्स का। किस किस प्रकार से क्रॉप डाइवर्सिटी करते हैं बताओ। एक जमीन है तुम्हारे पास, ये विद्या ICS वालों ने दी एक जमीन सबको गिफ्ट में, ठीक है। अब बताओ तुमको इसको फर्टाइल रखना है 1 साल के लिए, क्या क्या करोगे? ठीक है, रोटेशनल करोगे। और क्या होता है? बहुत बढ़िया, मिक्स्ड क्रॉपिंग, रोटेशनल क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग, 3 प्रकार की होती है। रोटेशनल मतलब एक साल आपने कुछ उगाया, अगले साल आपने कुछ उगाया, ठीक है, व्हीट राइस इस प्रकार से चलता है। दूसरा क्या होगा हमने बताया, मिक्स्ड क्रॉपिंग, चने के साथ गेहूं को उगाया जाता है इकट्ठा। जिसके यहाँ खेत होगा उसका, हमारे यहाँ नहीं तो हमें नहीं पता, लेकिन हमने पढ़ा है कि चने के साथ गेहूं को उगाया जाता है ना। सरसों के खेत में देखना चने लगे मिलेंगे, है ना। कोई भी मूवी देखना, बगल में जो लगी रहती है ना झाड़ी, वो सब चने की रहती है, बीच में सरसों, अगल बगल चने, ठीक है। और तीसरा होता है इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है कि एक लेयर पूरी आपकी एक क्रॉप की और दूसरी लेयर दूसरी क्रॉप की, फिर एक लेयर फिर दूसरी लेयर। तो इसमें मिक्सड नहीं होता है, ठीक है। एक को पहले लगाया जाता है, एक को कुछ समय बाद लगाया जाता है। तो जब इसको हार्वेस्ट का टाइम आ जाता है, इसको पानी दिया जाता है। इस प्रकार से वो रोटेशनल पे चलता रहता है। सबसे बेस्ट टेक्निक ये वाली होती है, इंटरक्रॉपिंग। क्लियर हुआ? 3 कौन कौन सी होती? रोटेशनल क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग। अब याद रखना, कभी भी मिक्स्ड क्रॉपिंग को मिक्स्ड फार्मिंग से कंफ्यूज मत होना। मिक्स्ड फार्मिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग अलग अलग चीजें। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब इकट्ठी 2 या 2 से ज्यादा फसलों को उगाना, और मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब होता है फार्मिंग के साथ साथ आप जानवरों को भी पाल रहे हो, ये कहलाता है। एनिमल हस्बेंड्री भी कर रहे हो अलॉन्ग विद दी फार्मिंग, वो कहलाता क्या? मिक्स्ड एग्रीकल्चर, मिक्स्ड फार्मिंग। हो गया क्लियर? ठीक है, अब क्या करोगे अगला? ऑर्गेनिक के लिए अभी हमने बोला कि हमको मैन्योर चाहिए, पढ़ा था यहाँ पे कि सॉइल को फर्टाइल। अब मैन्योर तो हम बाजार से खरीदेंगे नहीं, हमने बहिष्कार कर दिया केमिकल्स का। तो मैन्योर किससे प्राप्त होता है? काऊ डंग से। और काऊ डंग किससे मिलेगा? काऊ से, है ना। तो बस, तो हमको क्या चाहिए? जितने भी कैटल्स है ना, काऊ अकेले नहीं, भैंस को भी रखना आगे। मुरैना में हो, फेमस है तुम्हारा एक ग्वालियर एरिया। बोला कि इतनी जगह ढूंढ लिया कि कहीं पे वैसे डेयरी होगी, नहीं सब जगह अमूल बिक रहा, ठीक है। ये चीज हो गया। तो इतने तुम्हारे मेन होंगे। और एक और बचा है, एक होता है कि ठीक है ये सब तो कर लिया, एक होता है क्या, पेड़ लगा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन तब भी वहां पे खरपतवार ना उग जाए। जो जंगली पेड़ रहते हैं उनको कहते हैं वीड्स, है ना। तो लास्ट क्या होगा? वीड्स का मैनेजमेंट। वीड्स मैनेजमेंट किस प्रकार से करोगे? अभी तो देखो, हम तो पेस्टिसाइड छिड़क देते थे तो बच जाते थे, अब क्या करोगे? हाँ, हो बिल्कुल सही कह रही है। स्मोक को किया जाता है, स्मोक उस एरिया में किया जाता है। किसका स्मोक किया जाता है? नीम की पत्ती होती ना, उसका स्मोक किया जाता है। तुम लोग देखना गांव में अभी भी, अगर जब मच्छर ज्यादा होते ना, वह जो सूखे नीम होते ना, उसको जलाया जाता है आसपास। ज्यादा नहीं जलाया जाता, फसल जल जाएगी, ठीक है। तो उसका स्मोक किया जाता है। दूसरा होता मैनुअल लेबरिंग, कि हाथ से उनको हटाना, ठीक है। याद रखना 2 प्रकार की होती है वो फार्मिंग, एक कहलाती है मशीनरी फार्मिंग, एक कहलाती है इंटेंसिव फार्मिंग। जो इंटेंसिव फार्मिंग होती है उसमें लेबर्स अधिक लगते हैं, जो अपने भारत में होती है। हमारे यहाँ मशीन में खर्चा कम होता है, लेबर्स को ज़्यादा लगा लिया जाता है क्योंकि आसानी से अवेलेबल है, ठीक है। इसी कारण ये होती है। तो अपने क्या कहते हैं कि हाथ से हटाना ज़्यादा पसंद करते हैं इनको, वीड्स वगैरह को, ठीक है। दूसरा क्या होता? नीम कोटेड यूरिया। ऐसे यूरिया का यूज किया जाता है, या नीम कोटेड सीड का। जो आपके सीड्स होते हैं ना,
उनके ऊपर एक लेप लगाया जाता है, किसका? नीम का। तो जिससे क्या होते हैं, वो ब्रोक होके बड़े तो होते हैं लेकिन उनके अंदर नीम्स के भी जीन आ जाते हैं। और नीम के ये खासियत होती है कि जहाँ नीम होता है वहाँ पे खरपतवार बहुत ही कम होते हैं, ये इसकी खासियत होती है। तो इसका यूज किया जाता है। नाम क्या है इसका? नीम कोटेड यूरिया। क्लियर हुई बात? अब बता पाओगे कंपोनेंट्स? पहला अपना कौन सा हो गया? ठीक है, सबसे पहला हो गया सॉइल फर्टिलिटी। दूसरा क्या हो गया था? वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, तीसरा? ठीक है, सीड्स का मैनेजमेंट हो गया। चौथा? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। पांचवा? वीड्स मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बाद भी बचते दो और हैं। ठीक है, बताओ क्या बच रहे हैं? आजकल के किसान फसल अच्छी उगा लेते हैं, उसके बावजूद भी आत्महत्या कर लेते हैं या उनकी फसल नहीं बिकती है। कारण क्या है? हमने कहा इसमें तो सबसे कम खर्चा है। अच्छा, अपने तुमने देखा होगा फसल कट गई, फसल कट के अभी भी खेत पे रखी है, उसके लिए कोई स्टोरेज की व्यवस्था नहीं रहती है ना? तो अगली दिक्कत क्या हो जाएगी? अवेलेबिलिटी ऑफ वेयर हाउसेस। इसी में लिख लो। ठीक है, अगला क्या हो गया? स्टोरेज। स्टोरेज लिखो इसमें, स्टोरेज अवेलेबिलिटी। ये दोनों में पॉइंट कॉमन रहता है, चाहे आप केमिकल से उगा रहे हो चाहे उससे, स्टोरेज तो आपको चाहिए पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? स्टोरेज अवेलेबिलिटी। सोचो अपना स्टोरेज के लिए इतना कंसर्न था, अभी से नहीं, पहले के टाइम पे जब आईवीसी खोजी गई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में भी वो लोग अनाज भंडार बनाते थे कि अनाजों को अच्छे से रखा जा सके। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या पढ़ते हैं? दो प्रकार के स्टोरेज होते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल वेयर हाउस होते, एक कहलाते कोल्ड स्टोरेज। नॉर्मल वेयर हाउस एंड कोल्ड स्टोरेजेस। और कोई किसी को पता? किसी की यहां होती खेती? मतलब हमारी तो सर सीधे बिक जाती, जाने नहीं पड़ता वहां तक। ठीक है, ये हो गया। और लास्ट होती सुविधा मार्केटिंग की। लास्ट क्या चाहिए इसमें? मार्केटिंग, जिसमें अपना ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूड हो जाएगा। तो लास्ट में क्या लिखो? मार्केटिंग, जिसका लास्ट पॉइंट होगा। ठीक है, यहां जोड़ दिया हमने। मार्केटिंग में क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहले उसको, फसल को वहां तक पहुंचाना। कहां तक? मार्केट तक। तो हमको क्या चाहिए? अच्छी कनेक्टिविटी। अपने यहाँ अभी भी तुम लोगों ने सुना होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक चलती है, अभी तक वो चल रही है। उससे कहा जाता है आपको 12 महीने वाली सड़क दे देंगे, तो वो 12 महीने बस चलती है, 13वां महीना शुरू भी नहीं हो पाता, वो खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहती है अपने। सो जो कनेक्टिविटी, खुद देखते होगे गांव तक पहुंचने के लिए तो बस नहीं चलती, बस चलती तो ऐसी रोडें रहती कि पेट खराब, है ना? तो वो बता रहे कंडीशन। सोचो जब एक इंसान ट्रेवल नहीं कर सकता, फिर इतनी सारी फसल कैसे ले जाता होगा? अब वहां पे ले जाएगा तो उसको बेचने में दिक्कत जाती है दलालों से। इतने बैठे रहते हैं कि अगर वो फसल लाया तो उसको वो घाटे ही होगा, वो बोले कि तुम्हारी फसल खराब है, या फिर अभी दाम कम चल रहा है। अब वो कौन इतनी किराया करके लाया ट्रैक्टर, है ना? अब वो कौन इतने दिन रखा रहेगा? अब वो कम दाम पे बेच के आ जाता, ये इसकी दिक्कत हो जाती। तो दूसरा क्या हो गया? मैनेजमेंट ऑफ एपीएमसी। ठीक है, एपीएमसी कहलाता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स कॉस्ट। जो अपन लोग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं उसकी मार्केटिंग कॉस्ट क्या चल रही है। एक कमीशन भी होता है, जो एपीएमसी अपन एमएसपी में पढ़ेंगे ना, तुम लोग पीडीएस पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे एपीएमसी, वो कमीशन होता है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं रेगुलेशन ऑफ द मंडीज। अपने जितनी भी फसलें उगती वो बिकती, वो काम बिकती मंडीज में, तो उनका रेगुलेशन होता है। क्लियर? तो इस प्रकार से पॉइंट्स बताना, तब जाके आपके एक्सपेक्ट्स इसके कंप्लीट होंगे। अगर उसने क्वेश्चन कैसे आता है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कंपोनेंट्स में पूछा जाएगा कि उन कंपोनेंट्स पे फोकस करो जो पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद होती है।
पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद मतलब फसल कटने के बाद, तो उसमें कौन कौन सा आ जाएगा, स्टोरेज आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा और मार्केटिंग आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। प्री हार्वेस्टिंग में ये सभी आ जाएंगे। क्लियर हुआ? क्वेश्चन जैसा पूछेगा उस हिसाब से आपको डील करना है। अगला इसका क्या है डायमेंशन? ठीक है, स्टेटस में कल 2-3 बताए थे हमने पॉइंट्स। पहला क्या था? सबसे पहला अगर इंडिया की बात की जाए स्टेटस पे, क्या है इंडिया का? इट रैंक्स 1 इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फार्मर्स। सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले फार्मर्स है वो इंडिया में है। कभी ये नहीं लिखना डेटा, हर दिन फार्मर्स बढ़ रहे हैं, हर दिन फार्मर्स घट रहे हैं, या फिर डेट लिखना कि किस डेट के अनुसार या किस सेंसस के अनुसार, है ना, वो डाल देना कि इस इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार इतने हैं, है ना। नहीं तो कभी भी डेटा को रॉ नहीं लिखना अकेले, नहीं तो आपका डेटा एक है कि इसने मन से बोला, है ना, वो बता रहे क्योंकि हम लोग भी एग्जाम में गलती कर चुके थे, कभी सीधा सिर्फ डेटा लिखा है, डेटा सही था लेकिन उसका सोर्स नहीं लिखा, बोले कि कैसे हम मान लें, है ना, ये चीज हो जाता। दूसरा क्या लिख लिया कि अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग लैंड के बारे में बात की जाएगी, कितनी जमीन पे होता, तो इंडिया की रैंक है 5th इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया, ठीक है। तीसरा क्या था कि एमपी स्टेट वाइज में, एमपी किस में है? लार्जेस्ट स्टेट इन, ठीक है, एरिया एज वेल एज प्रोडक्शन। और कोई सा बचा? और अगर ये पूछा जाए कि सब ऐसा कौन सा स्टेट है पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, तो वो आ जाएगा सिक्किम। इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट। अभी तुम लोगों ने कुछ दिन पहले अगर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो एक आया था, माड़ा गांव था शायद, हिमाचल प्रदेश का एक गांव है माड़ा गांव, वहां पता पर कैपिटा इनकम कितनी है? वहां पर कैपिटा इनकम है 75 लाख। हर एक इंसान के पास 75 लाख रुपए हैं। ऐसा क्यों? 5 साल में ऐसे हुई उनकी स्थिति। वहां एरिया था, स्लोपी एरिया था, फार्मिंग हो सकती थी किसी चीज की, लेकिन इतनी अच्छी जमीन नहीं थी। आसपास के एरिया जो शिमला वगैरह था उसी के आसपास है, अधिकतर सब टूरिज्म प्लेसेस है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस एरिया को अपना ये जो सेब होते, सेब की बागवानी में लगा दिया। अब सेब की बागवानी पूरे गांव ने इकट्ठी करना शुरू करी, जो भी चीज़ खरीदी इकट्ठा खरीदना शुरू किया सेब की बागवानी के लिए। मतलब तो अगर कोई चीज़ इकट्ठी बल्क में खरीदोगे तो सस्ती पड़ेगी, है ना, और एक सी आएगी। तो पूरे गांव ने अपने अपने एरियाज में इकट्ठी खरीदी और वो किया, और 5 साल के अंदर इतना हो गया कि पर के खाते में 75 लाख रुपए हैं। उनकी औसत सालाना आय है 1 करोड़ हर घर की, ये हो गई। पढ़ना तो स्टोरी आई थी कि कैसे कोई गांव अपनी किस्मत बदल सकता है, इसमें था। तो बहुत सारे आजकल IITians तक वो छोड़ के, जॉब छोड़ के इसमें उतर रहे हैं। क्यों? अभी अपन लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे क्यों उतर रहे हैं पूरी चीजें, कि फार्मिंग में बहुत ज्यादा स्कोप है। सबसे अच्छा बिजनेस है जिसमें आप रॉ मटेरियल को खुद क्रिएट करते हो, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अगला जो था इसमें वो था कि ठीक है हमने कंपोनेंट्स देख लिए, ये देख लिया। अब कुछ तुम लोगों ने बताए थे कल इसके इंपॉर्टेंस, कहा था कुछ ढूंढ के लाना, जल्दी से बता दो क्या क्या थे। अगर ढूंढ के लाए होगे तो बता दोगे, नहीं तो फिर हम बता रहे। ठीक है, सबसे पहला इसने बोला एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन। समझाते जाना भी कैसे, बताओ एनवायरनमेंट कंजर्वेशन कैसे? ठीक है, इट मेंटेन्स द सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, दूसरा बताओ। ठीक है, हेल्दी डाइट। इसके अलावा भी बताना है ना, पहले ये बताओ फिर उसके बाद बताओ। हेल्दी डाइट कैसे करेंगे? न्यूट्रिशनल वैल्यूज को बढ़ाएगा, ठीक है।
ये तो इसका सबसे बड़ा लूप होल है, ये अपन लोग चैलेंजेस में। हाँ, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की जब अपन चैलेंजेस अभी पढ़ेंगे ना, सॉइल की बढ़ती है, एग्रीकल्चर के न्यूट्रिएंट्स बढ़ेंगे, प्रोडक्टिविटी कम होगी। श्रीलंका में अभी कुछ टाइम पहले क्राइसिस आई थी, सबको याद हो, इमरजेंसी लगी थी। क्यों लगी थी? वहां के प्रेसिडेंट ने कह दिया था कि पूरे अपन लोग देश में अब ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, जिससे क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी एकदम से डाउन हो गई। फिर उन्होंने बोला अब ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई नहीं करेगा, है ना, ये हो गया। तो इसको एक उस दायरे में किया जाता है कि थोड़ी थोड़ी जगह पे बढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं कि हर जगह कर दोगे। तुम खुद सोचो, फर्टिलाइजर का हम यूज क्यों करते हैं? सिंपल सी बात है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। और फर्टिलाइजर नहीं डाल रहे बिल्कुल, तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। ये चीज है। तीसरा बताओ। हाँ, इनएक्सपेंसिव प्रोसेस, चीप नहीं लिखना, है ना, थोड़ी वैसा लगता है। इनएक्सपेंसिव प्रोसेस है, ठीक है। तो इनपुट कॉस्ट कम हो जाती है, लोअर डाउन इनपुट कॉस्ट, ठीक है। अगला, ठीक है, तो इसमें अपन लोग इसको इसमें डाल देंगे एनवायरमेंट कंजर्वेशन में, ठीक है, बहुत अच्छा। पॉल्यूशन को लोअर डाउन करता है। ये ढूंढ के लाए थे बस, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कैसे इस पॉइंट को जस्टिफाई करो? ठीक है, या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इसमें होता है ना। हर रिसोर्सेज का हम यूज कर लेते हैं। जो कचरा भी होता है ना, उसको खाद बना के उपयोग में लिया जाता है। देख के नहीं बताना है, अपने मन से बताना है, देख के घर से लाना। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अगला, बहुत बढ़िया पॉइंट है, ठीक है। लेबर इंटेंसिव है तो इट्स अ गुड सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बहुत सही पॉइंट है ये वाला। तो ऐसा क्यों है? इट्स अ लेबर इंटेंसिव जॉब। और किसी को कुछ आ रहा? प्रॉफिटेबल है, अभी तक नहीं हो पाया है, चल रही है, प्रोसेस में है। इसको प्रॉफिटेबल बनाना ही अपना लक्ष्य है। सर, जो केमिकल होते हैं ना, हाँ, उनकी वजह से 2022 से लेकर 2023 तक 11,000 फार्मर्स की डेथ हुई है। ठीक है, केमिकल की वजह से। केमिकल्स की वजह से। केमिकल्स नहीं करेंगे, फार्मर्स को समझा रहे, कोई नहीं मानेगा, तो अपन लोग ये वाला नहीं पॉइंट डालेंगे। ये अपन उसमें डाल सकते हैं कि कंसर्न क्या हो रहा है। जब बहुत बढ़िया, ठीक है। सबसे अच्छी बात, जो ये प्रोसेस चल रही अभी की तो है नहीं, हमने केमिकल्स का यूज करना शुरू किया था, इससे पहले तो हम यही कर रहे थे। तो इसमें क्या होगा कि हम अपने ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्या हो जाएगा, प्रमोशन ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज। अभी भी जाओगे गांव में तो वो लोग बता देंगे कि ये मौसम है, ये उगाओ, मिट्टी को देख के उसको टच करके बता देंगे अब इसमें नमी इतनी है ना। तो क्या हो जाएगा, प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है। एक और बस बता दो। अब तुम ये बताओ कि जैसे अब खेतों में जो लोग करते हैं वो लोग जानवर कम रखते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको खाद नहीं चाहिए मैन्योर वाली, उनको केमिकल्स वाली चाहिए। लेकिन अगर यही लोग जानवरों को रखेंगे तो इससे क्या होगा कि उनका लाइव स्टॉक बना रहेगा। तो जो आपके मवेशी रहते हैं उनका सबसे अच्छा मैनेजमेंट होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, क्योंकि जो उनका वेस्ट मटेरियल होता है ना, उसको भी यूज कर लिया जाता है। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट में काम में आता है। अगर लाइव स्टॉक करोगे साथ में तो इससे क्या होगा कि जैसे गाय को अपन ने रखा तो गाय का जो दूध होगा उसको हम बेच सकते हैं, और जो उसका डंग निकलेगा उससे हम मैन्योर बना सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्या होगा, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट।
क्लियर हुआ? ठीक है, हो गया, लो लिख लो। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला डायमेंशन खुलेगा कि ठीक है ये सब इतनी इसकी खासियत देख ली, अब इंडिया के लिए क्यों अच्छा है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से था, स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। हो गया, लिख लिया ये? ठीक है, ठीक है, स्कोप शुरू करो। पहला, ठीक है, हमारे यहाँ लेबर्स की अवेलेबिलिटी है, बल्क अबंडेंस ऑफ लेबर्स। दूसरा, अपने किसान अमीर है कि गरीब है? गरीब है, और ये प्रोसेस में इनपुट कॉस्ट कम होती है। ठीक है, बेनिफिशियल फॉर मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, तीसरा, लैंड काफी अवेलेबल है, फिर इससे कैसे होगा? तो बोलेंगे हम तो केमिकल्स कर रहे हैं, हमें के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या स्कोप है, हम इसको क्यों करें? क्वेश्चन समझो हम क्या पूछना चाह रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि इसका स्कोप क्या आ रहा है कि भारत के पर्सपेक्टिव से। जैसे हमने कोई भी चीज़ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पूछे फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्या स्कोप है इंडिया में? हमारे यहाँ पेट्रोल में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, इसलिए हम इसको ले रहे हैं। हमारे यहाँ पैसा मंथली खर्चा बहुत ज़्यादा, हमारी सैलरी का अमाउंट चला जाता है पेट्रोल भरवाने में, इसलिए हम इसको ले रहे हैं। बढ़िया है ना? तीसरा क्या हो जाएगा? ये इंडिया में क्या करेगा? पॉल्यूशन कंट्रोल। ये डायमेंशन तो तुम लोग के खोलना है बस, पॉल्यूशन को कंट्रोल करेगा। अगला, न्यूट्रिशनल वैल्यू को एनहेंस करेगा। खुद सोचो, ये पूरी चेन चलती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू एनहेंस होगी, लोग ये खाना शुरू कर देंगे ऑर्गेनिक फूड, तो जो आपका बर्डन जाता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो कम होगा कि नहीं? अपने आप कम होगा, ये चीज़ होगा। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम होगा तो ह्यूमन प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं? बस ये चीज़ होती है। तो अपना क्या हो जाएगा अगला? न्यूट्रिशनल वैल्यू एनहेंसमेंट। क्लियर? अगला, अच्छा अपने ये बताओ, ये तो हो गए, इससे हो गए, और अपने क्या है भारत के जो जलवायु उसकी क्या खासियत है? अपने यहाँ हर प्रकार का मौसम पाया जाता है, ट्रॉपिकल रीजन के कारण हर देश में हर प्रकार का मौसम नहीं होता है, लेकिन इंडिया ऐसा है, सर्दी गर्मी बारिश जो बसंत सब प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। तो अपना क्या हो गया? एग्रो क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी। अगले जो इसका फीचर्स है, एक तो इसलिए बिगड़ गए, हर चीज सबसे शुरू में मिल चुकी, एग्रो क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी, हर चीज है तो आसानी से हम कुछ भी चीज को उगा सकते हैं, ये हमें फायदेमंद है। केमिकल्स का यूज करें भी ना, लेकिन हमारे पास इतनी सारी डाइवर्सिटी है। जो तुम्हारा पॉइंट था ना, वो इस प्रकार से बोलेंगे अपन, है ना? तुमने कहा ना बहुत सारी जमीन है, बहुत सारी जमीन है लेकिन अलग अलग प्रकार की है ना? तो एग्रो क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी भी, और साथ ही साथ क्या है? वेराइटीज ऑफ सॉइल्स भी है ना? ICAR जो अपना चलता है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, उसने बताया कि हमारे इंडिया में 8 प्रकार की सॉइल्स हैं। अभी आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ोगे इस प्रकार का, तो 8 प्रकार की सॉइल, तो सोचो कितने प्रकार की फसलें होंगी, ये चीजें हो जाती है। और ठीक है, और क्यों ये हो रहा है कि गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो अगला क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट सपोर्ट। बाय वेरियस स्कीम्स एज वेल एज इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट सपोर्ट कैसे करती है? स्कीम्स के द्वारा और
इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। लास्ट पॉइंट एक अपन और लिख सकते हैं कि भारत बहुत ज्यादा मात्रा में किसको एक्सपोर्ट करता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को करता है। और ये पता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग होते हैं वो दिखते बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, तो उनको अगर इंडिया में अभी जो मार्केट ग्रो हो रहा है वो इसका क्यों इतना हो रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, उनको ऑर्गेनिक फूड चाहिए। वो टेस्ट करेंगे एक बार आपका लैब में ले जाके कि ऑर्गेनिक है कि नहीं है, अपने तो अपन धो के देख लेते बस, है ना। वो चेक करेंगे कि अगर ठीक है तो उसकी सप्लाई फिर बनाए लगते। जैसे अपने एमपी का बात करें तो बुरहानपुर के केले बहुत फेमस है, बहुत बड़े बड़े केले होते हैं और बहुत न्यूट्रिशनल केले होते हैं। तो पता चले बुरहानपुर के लोग ही ना खा पाए, सीधे बाहर भेज जाते हैं, ये होते हैं, क्योंकि वहां पे उनके ज्यादा डिमांड होगा। यहाँ पे समझो जैसे ग्वालियर का रेट है 40 रुपए किलो, वहां मिल रहे 200 रुपए किलो में बिक रहा है, तो वो यहाँ पे क्यों बेचेगा, है ना। सिंपल सी बात। तो ये चीज है कि एक्सपोर्ट की जो पोटेंशियल है ना उसको एनहेंस करने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर सोचो कि किसानों का माल यहाँ से ज्यादा बाहर बिकने लगे तो डॉलर्स में कमाएंगे सब, है ना। तो क्या हो गया अगला पॉइंट, एक्सपोर्ट पोटेंशियल। ठीक है कि एक्सपोर्ट्स की इसमें संभावना बहुत ही अधिक होती है। बहुत बढ़िया, स्टार्टअप्स भी अधिकतर जो ग्रो कर रहे हैं ना वो इसी में हो जाएंगे। तो अपन जो जितनी तुम्हारी ये चलती हैं और साथ ही साथ जो आजकल कॉस्मेटिक्स के चल रही हैं, जैसे कौन सा यार नाम चल, पतंजलि तो एक ले लो, है ना। पतंजलि देखो पूरा नाम वही चलता है कि हर्बल प्रोडक्ट, चाहे बना कुछ भी रहे हो लेकिन हर्बल प्रोडक्ट चलता है। और मानना पड़ेगा कि इन्होंने एक टक्करी का ब्रांड लिया है जो बाहर के चलते थे ब्रांड्स, अपने जितने कॉस्मेटिक्स के चलते वो सब बाहर के हैं, इसने अपना ब्रांड बना दिया। तो ये चीज़ है। तो आजकल क्या हो रहा है कि फोकस किस में किया जा रहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ों को अडॉप्ट करें। बताया था ना आदिवासी तेल, वही चीज़ है। तो ये चीज़ें अपनी हो जाएंगी, है ना। तो स्कोप में क्या क्या बता दोगे, लेबर इंटेंसिव जॉब है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, मार्जिनल फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि कॉस्ट इसमें कम लगती है, इनपुट कॉस्ट कम है। तीसरा पॉल्यूशन कंट्रोल करेगा, भारत में बहुत है ना, टॉप में आता है, पर टॉप 10 में सिर्फ एक ही रैंकिंग में आते हैं, यही है। ठीक है, फिर है न्यूट्रिशनल वैल्यू एनहेंसमेंट। ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी हमारे यहाँ काफी है। अगला क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट सपोर्ट, और लास्ट क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट पोटेंशियल। क्लियर हो गया। ठीक है, अब आ गए, अच्छी अच्छी बातें कर ली, अब भारत में आ जाओ जो चीजें, चैलेंजेस रुकावट कहाँ, अगर दिक्कत कहाँ है, सब कुछ हमको पता है। ठीक है लक्ष्मी, अगर हम तुमसे पूछें कि हमें प्रोसेस बताओ कैसे उगाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, बता पाओगे? सिर्फ ऊपर वाली बातें नहीं, जो ग्राउंड लेवल पे अपन करते प्रैक्टिकल। ठीक है दे दिया, बताओ। सीड्स कौन से कहाँ से लेके आओगे, कौन सी दुकान से, कि तुम्हें पता हो कि ये ऑर्गेनिक वाले देंगे, केमिकल्स वाले नहीं। बस यही अपना, जैसे इसको नहीं पता, ये पढ़ी लिखी है, इसको नहीं पता, तो सोचो जो किसान जो कम पढ़ा लिखा उसको कहाँ से पता, उसको तो और जल्दी बेवकूफ बना देंगे, है ना। लैक ऑफ अवेयरनेस। आई बात समझ में, क्या बोलना चाह रहे हैं? अपने यहाँ जागरूकता की कमी है, पता ही नहीं कि उगाना कैसे। ये पता है कि हाँ उगाना है, अच्छी चीज होती है, लेकिन उगाएंगे नहीं। ठीक है, दूसरा इसने कहा था दिव्या ने कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हम कह रहे प्रोडक्टिविटी घटती है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाता किसकी, सॉइल की सिर्फ, है ना। ये बोलेगा कि हम खाने की क्वालिटी, ये क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे फोकस करता है। खाने पे न्यूट्रिशनल वैल्यूज ज्यादा रहेंगी लेकिन क्वांटिटी कम होगी। जैसे समझो 1 हेक्टेयर में अगर तुम वो डालोगे केमिकल्स तो तुम्हें 10 किलो मिलेगा 1 हेक्टेयर में, और इसमें कहो बस 2 किलो मिले, लेकिन उस 2 किलो की न्यूट्रिशनल वैल्यू 10 किलो से ज्यादा होगी। किसको देखना, लेकिन हमको 10 किलो चाहिए। तो दूसरा क्या हो गया कि इसमें प्रोडक्टिविटी कम होती है। क्लियर हुआ पॉइंट?
ठीक है। पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी इसकी कम होती है एज कंपेयर टू केमिकल फार्मिंग। ठीक है, पॉइंट्स पूरे लिखते जाना, यहाँ से वो लिख रहे हैं वर्डिंग्स, है ना, जगह छोड़ते जाना। तीसरा क्या होगा? बहुत बढ़िया, शेल्फ लाइफ इनकी कम होती है। तुम लोग देखते हो आजकल दो प्रकार के टमाटर चलते हैं, देसी और विदेशी। जो बिल्कुल अच्छे से गोल रहते हैं वो विदेशी होते हैं, मतलब एक से शेप रहते हैं, स्क्वायर शेप के भी आते टमाटर, पता नहीं, मजाक नहीं कर रहा, सच में आते स्क्वायर, वो रेक्टेंगल बने रहते ऐसे बिल्कुल। और इनकी क्या रहती है, जैसे अपने देसी टमाटर है, तुम 3 दिन छोड़ दो, है ना, तो अच्छे से डिकम्पोज हो जाएंगे। लेकिन ये टमाटर तुम 1 महीने भी रखे रहो वैसे के वैसे रहेंगे शेप में, खराब नहीं होंगे, क्योंकि दिखावट का टाइम चल रहा है। ठीक है, देखने में अच्छे होने चाहिए, भले खाने में जैसे हो। रस इनमें कम होगा हमेशा, जो आपके केमिकल्स वाले टमाटर होंगे, देसी में ज्यादा रहेगा। तो बात क्या है कि इनकी शेल्फ लाइफ हमेशा कम होती है। जो चीज जितनी ज्यादा वैल्यूएबल होगी ना, उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है जब इनकी बात करें सब्जियों की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लोअर शेल्फ लाइफ। ठीक है, इसलिए इनको कोल्ड स्टोरेज चाहिए पड़ता है। तो अगली दिक्कत क्या हो जाएगी कि लैक ऑफ स्टोरेज अवेलेबिलिटी। शेल्फ लाइफ तो वैसे भी कम रहती है, अगली दिक्कत क्या हो गई? लैक ऑफ स्टोरेज अवेलेबिलिटी। ठीक है, फार्मर्स को फायदा नहीं होता, रिटेलर नहीं जाता तो पैसा। ठीक है, ये अपन कह सकते हैं। लेकिन चलो इससे पहले भी ये बताओ, हम तुम्हारे पास 2 फल लेके आए, है ना, हमने कहा कि एक हमने वहां पे उगाया, एक हमने ऑर्गेनिक से उगाया, एक केमिकल से, कैसे तुम बताओगे? सर्टिफिकेशन प्रोसेस। कौन दे रहा सर्टिफाई, कौन कर रहा? मतलब अपन ने टैग लगा के तो जाएंगे नहीं कि यार देखो इसमें ये ऐसा है, बताओ। सर 2 तरीके से, मतलब एक नॉर्मल तरीके से पूछ रहे हैं, जैसे कोई ठेले में बेच रहा सब्जी, बोला हमारे सब ऑर्गेनिक है, हम तब भी नहीं खरीदेंगे। बोले जब तो ऑर्गेनिक है तो तुम ठेले में क्यों बेच रहे हो? अब उसने बेचारे ने जैसे तैसे उगाई। अब वही चीज हम बोले आपको केमिकल्स वाले ये रिलायंस के या स्मार्ट बाजार में मिलेगी, अच्छी बढ़िया एसी में सब्जियां बिक रही, है ना, साफ सुथरी, अपन उसको ले लेंगे भले ही। और किसान ने बोला कि हमने सच में ऑर्गेनिक तरीके से उगाई, अपन नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो होती उसकी ब्रांडिंग, कि आप किस प्रकार से मार्केटिंग उसकी कर रहे हो। तो इन लोगों के पास क्या होता है कि उगा भी लेते हैं, लेकिन इनके पास मार्केट अवेलेबल नहीं होता है ना, और कोई सर्टिफाई करने वाला नहीं है कि इनको सर्टिफाई दे दे कि हाँ तुमने जो उगाई है। कि कहीं भी ऐसा नहीं होता कि आप अपनी क्रॉप्स ले जाओ उसको सर्टिफाई हो जाए, सर्टिफिकेशन हो जाए टेस्ट होके कि इनकी क्रॉप्स वैसी है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? लैक ऑफ सर्टिफिकेशन फैसिलिटी। सर्टिफिकेशन की कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। एग्जैक्टली तुम्हें पता है अपने यहाँ बाबू लोग जो भी बैठते हैं, सरकारी ऑफिस में घुस जा, वो समझता कि हम तुम पे एहसान कर रहे हैं बता के, बल्कि वो उसकी ड्यूटी होती है काम करना। तो हर जगह पे सोचो, जब किसान को बेचने के लिए अपनी फसल कमीशन देना पड़ता है, तो यहाँ तो सर्टिफिकेशन में कितना कमीशन लगेगा, है ना, है ना। पीजीएस का सर्टिफिकेशन होता है ना, उसको केवल डोमेस्टिक मार्केट में बेच सकते हैं, वो आसान होता है। अच्छा, पीजीएस बाहर नहीं बेच सकते? और बाहर के लिए एनटीओपी सर्टिफिकेशन लगाना पड़ता है, वो होता है गवर्नमेंट, वो महंगा पड़ता है। तो बस मतलब डिले हो जाती, सिंपल सी प्रोसेस है ना। तो इसका ऐसे लिख लो कि क्या लिखोगे? बर्डन ऑफ लीगल प्रोसीजर। जो आपका प्रोसीजर रहता सर्टिफिकेशन का, वो क्या एक तो होगी नहीं, और जहां पे अवेलेबिलिटी भी है वहां पे जो प्रोसीजर होगा वो बहुत ही ज्यादा बड़ा रहेगा, उसका बर्डन रहेगा, जिसमें कॉस्ट भी आ जाएगी और डिले भी होता है टाइम का, दोनों हो जाएगा। फिर अब तुम लोग को बताया था कि जब अपन फसल उगाते हैं तो फर्टिलाइजर्स जब डालते हैं तो साथ ही साथ पेस्टिसाइड भी डाल देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे पेस्टिसाइड्स की सुविधा नहीं होती है, जिसके कारण जो पेस्ट अटैक होता है इनमें अधिक होता है। फसल खराब जो होती है ऑर्गेनिक वाली जल्दी होती है एज कंपेयर टू केमिकल्स वाली।
क्यों? क्योंकि उनमें पेस्टिसाइड डालते हैं, इसमें अपन पेस्टिसाइड बिल्कुल भी नहीं डालते। कभी तुम देखना पेस्टिसाइड जब छिड़काव होता है ना, तो जो स्प्रिंकल करता है उसको डालता है, वो पहले अपने आप को ऐसा कवर करता है जैसे ऑपरेशन करने जा रहा हो, मतलब पूरा मास्क वगैरह से। क्यों? उसको पता है कितना हानिकारक है, और अपन लोग वही वही चीजें खा लेते सीधे सीधे लेके। तो वो खुद जानता है कि ऑर्गेनिक खाना क्यों अच्छा होता है और इनऑर्गेनिक क्यों खराब होता है। ठीक है, तो अगला क्या हो गया? पेस्ट वल्नरेबिलिटी। ठीक है, पेस्ट अटैक का खतरा हमेशा बना रहता है। सर्टिफिकेशन हो गया, ठीक है, बर्डन हो गया, लीगल प्रोसीजर का, पेस्ट वल्नरेबिलिटी। और कोई पॉइंट बच रहा है? ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन अपन लोग ओवरऑल लिख सकते हैं जब अपन लोग शेल्फ लाइफ बताते हैं। शेल्फ लाइफ बताएंगे, इसी का गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत है। देखो बता रहे, आत्मनिर्भर भारत पैकेज सुना था, आया था, कितने कितने करोड़ का था बताओ? 1 लाख करोड़ का। आत्मनिर्भर भारत पैकेज पूरा 20 लाख करोड़ का था, जिसमें से सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया है। सर उसमें है ना जो सब्सिडी दे रहे हैं उसके लिए केमिकल फर्टिलाइजर की, वो सबसे ज्यादा। ठीक है, चलो तुमने कहा 5 करोड़ दिया। नहीं, 500 करोड़ रुपए। 500 करोड़, ठीक है, 500 कर लिए, ठीक है। हर साल एक चलती है पीएम किसान सम्मान योजना, है ना। उसका ये है कि किसान को एक साल में कितने मिलते हैं? 6,000 रुपए मिलते हैं, है ना, हर महीने नहीं, साल भर के। तो 3 इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं, ठीक है, 2-2 हजार की 3 इंस्टॉलमेंट में। अब सोचो अपना कितने किसान है, कितने जाते, तो मतलब एक बार जब ट्रांसफर होते 2,000, तो ही अकेले उनका 20,000 करोड़ चला जाता। तुम कह रहे हो 500 करोड़, सोचो। तो ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज, तुम जरूर सही कह रहे हो, लेकिन उसने किसी एक पर्टिकुलर पॉलिसीज में वो डाला होगा पैसा। इस प्रकार से वो खुद चाह रही है कि इसको कर दे। अभी हम योजनाएं देखेंगे, उसमें तुम्हें दिखाएंगे कि किस प्रकार से अपन ने एलोकेट किया है। ठीक है, ये जरूर कह रहे कि पूरे तरीके से डेडिकेटेड नहीं है, लेकिन उसने स्टेप्स बढ़ाना शुरू कर दिए। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर सिविल सर्वेंट बन रहे हो तो आपको एक चीज छोड़ना पड़ेगी, क्या? गवर्नमेंट की बुराई, क्योंकि आपको उन्हीं के अंडर काम करना है। नहीं, लिटरली देखो बात यही है। और उल्टा होता कि अगर आप पत्रकार बन रहे हो तो आपको एक चीज करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की कभी तारीफ नहीं करना। दोनों उल्टी चीजें होती है। फील्ड जो चुनो सोच के चुनना, ठीक है, तो ये चीज होती है। सिविल सर्वेंट हो, भले ही पता है कि हमारा बॉस सबसे बेकार है, तब भी हमको ऐसे शो करना है कि नहीं, काम जारी है ना, हम इस पे विचार कर रहे हैं। विचार कुछ नहीं होता, अंदर समोसे और चाय चलती है। ठीक है, ये चीज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता? ठीक है, बेचारे ने खूब अच्छी फसल उगाई, लेकिन एकदम से पता चला कि एक ही फसल बहुत सारी आ गई मार्केट में। ठीक है, तो इससे क्या होगा? एक तो उसने फसल कम उगाई थी, समझो हम बात क्या कर रहे हैं। इसने कोई फसल उगाई ऑर्गेनिक तरीके से, छोटी सी, 1 डिब्बे बराबर, ठीक है, और किसानों ने बहुत सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू कम है लेकिन उन्होंने ज्यादा उगा ले। ऐसे वाले खूब सारे किसान हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा दिक्कत? मार्केट फ्लक्चुएशन, जो प्राइस का फ्लक्चुएशन होगा सबसे ज्यादा तभी होता है। तुम लोग देखते होगे कभी किसी फसल की बहुत ज्यादा पैदावार हो जाए तो वो लोग रोड पे फेंक के चले जाते, बोलते हमारी बिकी नहीं रही, हम घर वापस नहीं ले जा सकते, क्या करें? रोड पे फेंकेंगे, सरकार से बोल देंगे फसल खराब हो गई, अब आप हमको मुआवजा दो, सबसे अच्छा तरीका। ठीक है, और फेंकते भी क्या? बिल्कुल मेन हाईवे पर। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो लास्ट क्या हो जाएगा? मार्केट फ्लक्चुएशन, जिसमें क्या हो जाएगा कि जो प्राइस की इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। एक मात्र है, अगर सोचो पहले से किस वो कह दे सरकार कि आज की एमआरपी एक टमाटर की 2 रुपए रहेगी पर टमाटर, तो इनको भी दिक्कत नहीं, हमारे जितने टमाटर 10 हो गए तो 20 रुपए तो मिल रही है। अब मार्केट में जाओ तो अपन लोग की खुद की बहुत बुरी आदत होती है, अगर वो 10 का बेच रहा होगा तो अपन लोग उससे मोल भाव करेंगे, तुम 8 के लगा रहे हो तो बताओ, नहीं तो बगल में जाए, तो बेचारा मन महसूस कर दे देता कि ठीक है जो बिक रहा करवा दो। एक और कभी शॉप अपन मॉल में जाएंगे, कभी भी 1 रुपए की नहीं करवाएंगे, उल्टा एक्स्ट्रा टिप दे के आएंगे,
ये स्टेटस दिखाना है, ये अंतर होता है। तुम खुद सोचो, अगर वो 10 की चीज बेच रहा है तो उसने ज्यादा से ज्यादा कितना 2 रुपए कमाया होगा उसमें। ऐसा नहीं होगा वो 1 रुपए की चीज होगी 10 में बेच रहा होगा। ये लोग हमेशा बहुत ही कम रुपए कमाते हैं। अगर बोले कि तुम्हें लूट के वो 50 ही कमाएगा ज्यादा से ज्यादा, अगर तुमने 200 की सब्जी भी ली 50 कमाएगा, लेकिन सोचो कि उसका घर चल जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा 50 रुपए में। तो इन लोगों से कभी भी वो नहीं की जाती बार्गेनिंग, होता उल्टा है, सबसे ज्यादा इन्हीं से बार्गेनिंग की जाती है। ठीक है, तो ये क्या बताता है कि मार्केट फ्लक्चुएशन का खतरा इन पे रहता है। जब आप जाओगे ना ग्राउंड लेवल पे एज एन ऑफिसर, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा कि वो लोग एकदम से करते क्यों, उनका गुस्सा फूट पड़ता कि एक तो हम सबसे सस्ती चीजें बेच रहे हैं, हमारे किसी चीज का प्राइस डिटरमाइन नहीं है, तब भी हमको परेशान किया जाता है। आपकी गवर्नमेंट की तरफ से भी और लोगों की तरफ से तो होते ही हैं, ये चीज होता है। कोई बात क्लियर? तो ये क्या हो गए इनके सब चैलेंजेस, बता दोगे? अब आ जाओ गवर्नमेंट। वही बात है कि सर्टिफाई कौन कर रहा है? अपने यहाँ इंडिया में खास करके दिक्कत ये है कि सर्टिफिकेशन की, अपन लोग देखो ड्रैगन फ्रूट खा लेंगे महंगा, क्योंकि वो अपने पता है होता नहीं है ना, तो अपन कम चीज होती है ना, सीधे अपन लोग मॉल से तो पर पीस के हिसाब से बिकता है। किवी हो गई, किवी अपने यहाँ नहीं होती है, बाहर से आती है, ठीक है, लेकिन कितने महंगे बिकते, क्या क्या के न्यूट्रिशनल वैल्यूज उसमें ज्यादा है। कभी आंवला खा के देखो, या फिर जो अपने यहाँ सब्जियां होती वो देखो, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज देखो, इनसे ज्यादा निकलेगी, लेकिन क्या वो ये घर की मुर्गी है ना। तो बात यही है कि अपने यहाँ जो चीज चलती है उसको आपने ब्रांडिंग कैसे की। अगर ड्रैगन फ्रूट सीधे एक सब्जी वाला लेके आ जाता, अपन नहीं लेते, सीधे वो बिकना कहाँ शुरू हुआ? मॉल्स में, इसलिए वो बढ़ गया। तो अपने यहाँ आजकल अब क्या कर रहा है, इसकी खेती करना शुरू कर दी लोगों ने, ड्रैगन फ्रूट होने लगा। कहाँ पे? अपने छिंदवाड़ा साइड एरिया में, ठीक है। अब बताओ इसके लिए मेजर्स गवर्नमेंट कर रही है, क्या कर रही हो, क्या करना चाहिए? देखो क्या करना चाहिए, अगर ये बात कहेगी, हम बोले कि अगर हम सरकार से डिमांड करेंगे तो क्या क्या करेंगे? जो अपन ने चैलेंजेस पढ़े इसके सबका उल्टा करते जाओ, ठीक है। सबसे पहला अगर मेजर्स में बात की जाए क्या करना चाहिए या सजेशंस जो होते, क्या होगा? सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दो। इसमें क्या क्या आ जाएगा? स्टोरेज अच्छा कर दो, ठीक है, साथ ही साथ कनेक्टिविटी रोड की अच्छी कर दो, ठीक है। और कुछ अच्छा नहीं करवाना, ठीक है, दो ही चीज करवाओ। दूसरा, ठीक है, इनके लिए सेपरेट मार्केट की व्यवस्था कर दो, सेपरेट मार्केट फॉर देम। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा हाट बाजार लगता है, वो ये जो कला वाले होते हैं, मृगनयनी, किसी ने सुना? मृगनयनी एम्पोरियम ग्वालियर में है, ठीक है। कि जैसे अपने क्या हो रहा है कि जीआई टैग दिया जाता है, जीआई टैग तो सबने सुना है ना, हर चीज की खास वस्तु के लिए, तो वो ब्रांड बन जाता है। जैसे तुम लोग की इसकी है, मुरैना की गजक चलती है, पेठे चलते हैं, है ना, ग्वालियर आगरा के पेठे चलते हैं, तो नाम से बिकता है कि यार यहाँ की चीज है तो इसको महंगी बिकेगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से इनके लिए एक अलग से क्या हो गया, मार्केट बना दिया जाए। तीसरा, इज द सर्टिफिकेशन प्रोसेस। सर्टिफिकेशन प्रोसेस इतनी सिंपल होना चाहिए जितना एक पिज्जा मंगाना, तब जाके इनका भला हो पाएगा। जैसे वो 30 मिनट में आ जाता, ऐसे होना चाहिए। आप आओ, गवर्नमेंट के आएंगे, टेस्ट करें और तुरंत उसको सर्टिफाई दे, इतना उनको नहीं है, नहीं तो टाइम ये करवाएंगे, ठीक है। अगला क्या होगा? बहुत बढ़िया, इसको तो सबसे ऊपर लिखना था, पॉइंट को नीचे लिख रहे, ठीक है। अवेयरनेस को एनहेंस करना, दोनों को। अवेयर किसको करना? फार्मर्स को कि कैसे उगाना है, दूसरा कंज्यूमर को कि क्या खाना है ना। तो अवेयरनेस टू बोथ फार्मर्स एज वेल एज कंज्यूमर्स।
नेक्स्ट चीज, ठीक है, अब ये बताओ कि अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी यार हो तो अभी रही उसमें ज़्यादा, इसमें कम हो रही है, तो हम ऐसा क्या करें कि इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाए। जब किसी चीज़ पे क्या करे आता है तो क्या किया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्लियर हुआ, रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए। तो ये मेन पॉइंट्स होते हैं किसी भी चीज़ को एनहेंस करने के। सबसे पहले क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया पूरा, है ना, तुम्हारे स्टोरेज है, तुम्हारे ये इरिगेशन इसी में आ जाएगा, इरिगेशन फैसिलिटी। दूसरा क्या कर दिया, सेपरेट मार्केट बना के दे दिया, आप यहाँ लाओ अपनी फसल बेचो, है ना, सब ऑर्गेनिक कहलाएगी, यहाँ जो भी आएगा कस्टमर वो देख के आएगा ये ऑर्गेनिक ही मिलती है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड है। तीसरा, ईज ऑफ सर्टिफिकेशन प्रोसेस, प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगी, किस चीज़ के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए, तब जाके इनको फायदा रहेगा। चौथा हो गया अवेयरनेस, दोनों को, किसानों को कैसे उगाना है और इनको ट्रेनिंग देके, है ना, और कंज्यूमर्स को कि आपको क्या क्या खाना है, इससे बेनिफिट्स क्या क्या है ना। बोले कि आप यहाँ नहीं देखो कि आपको 10 रुपए की चीज़ 15 में मिल रही है, ये देखो कि आपका जो हेल्थ में एक्सपेंडिचर होता है वो कितना कम हो गया है। लास्ट हो गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, ये कहा जाता है कि आप एग्रीकल्चर पे 1 रुपए खर्च करोगे तो आपको आउटपुट 4 रुपए का देगा। ये होता है, एक थ्योरी है एग्रीकल्चर के ऊपर, ये कहा था आप एग्रीकल्चर की रिसर्च पे 1 रुपए भी जो खर्च करते हो वो 4 रुपए का आउटपुट देता है। अपना उल्टा है 4 रुपए दिखाते खर्च पे, 1 रुपए तक का आउटपुट नहीं आता, ये चीज हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है कि गवर्नमेंट इसके लिए कौन कौन सी स्कीम चला रही है। किसी को कोई पता है स्कीम्स तो बताओ। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्या हो गई, किसान क्रेडिट कार्ड, सबके लिए, इसमें भी आती है, इनके लिए भी है। हमने तो ये कहा कि इनको इनपुट कॉस्ट कम पड़े, ठीक है, तो ये बोल रहे कि आप अगर ऑर्गेनिक भी उगाओगे, नहीं तो कोई कहेगा कि ये लोग तो फर्टिलाइजर यूज नहीं करते, इनको पैसा क्यों दे रहे हो। इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिक से भी उगा रहे हैं उनको भी क्रेडिट की सुविधा मिलेगी, ठीक है। आया समझ में क्या हो गया, तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी, एक चलती है पीएम प्रणाम, इसका मतलब नहीं प्रधानमंत्री आके नमस्ते करता है, इसका मतलब क्या है, टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, है ना। प्रमोशन किस चीज का करना, कि फॉर द लेस यूसेज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर, ऐसे टेक्निक का यूज किया। देखो दो तरीके से कोई चीज होती है, या तो खुद को बढ़ा या तो दूसरी चीज को घटाओ, तो ये किस पे फोकस करती है, दूसरी चीज को घटाने पे, कम से कम फर्टिलाइजर्स का यूज हो, ठीक है। जैसे एक तुम लोग को बहुत अच्छा दे रहा एग्जांपल, यूरिया की जो बोरी आती है वो 50 किलो की आती है, ठीक है, इतनी आती है। अभी भारत ने एक भारत नाम का ही यूरिया बनाया है, वो इतनी सी बोतल रहती है, 1 लीटर की रहती है, वो 50 किलो यूरिया के बराबर फैसिलिटी देती है। मतलब जो परफॉर्मेंस 50 किलो यूरिया का होगा वही 1 लीटर इस बोतल का होगा। तो इससे हमने क्या कर दिया, केमिकल्स की क्वांटिटी को कम कर दिया, ठीक है। तो भारत ब्रांड का यूरिया बनाया अभी अपना, और ये नैनो यूरिया है, इतना अच्छा है, दुनिया का पहला यूरिया है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जा रहा है, और इसको इंडिया एज वेल एज एक्सपोर्ट तक कर रहा है अब, ठीक है। तो याद रखना कि भारत ब्रांड का क्या है, नैनो यूरिया। तीसरा जो आता है वो है परंपरागत कृषि विकास योजना, PKVY, परंपरागत कृषि विकास योजना। अब इसमें क्या क्या करते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना में, अगर किसी एक से काम करवाया जाए तो वो घबरा जाएगा, लेकिन अगर ग्रुप में काम करेंगे तो उनको ताकत रहती है ना, कोई भी देखो ग्रुप में काम करोगे अच्छा रहता है। तो यहाँ पे क्या किया, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच पे ये काम करता है।
इसमें क्लस्टर बना दिए जाते हैं, कुछ किसानों के समूह बना दिए जाएंगे। अब आप इस पर्टिकुलर एरिया पे काम करो, पर्टिकुलर क्रॉप पे काम करो जो ऑर्गेनिक तरीके से उगेगी। दूसरा क्या कर दिया इसमें, इनको सर्टिफिकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि अगर आप क्लस्टर में काम करोगे तो आप सभी को इकट्ठा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। और तीसरा इसमें क्या करते हैं कि इनको जब सर्टिफिकेशन दे देंगे तो किसकी सुविधा देंगे, मार्केटिंग, ठीक है। तीसरे क्या हो गए, मार्केटिंग की सुविधा दे देंगे। ये बात क्लियर हुई। सबसे पहले हमने क्या किया, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच रखा, फिर क्या किया, सर्टिफिकेशन दिया, और तीसरा क्या कर दिया, मार्केटिंग। ये होती है परंपरागत कृषि विकास योजना में। इसके बाद एक इन्होंने पोर्टल बनाया जहां पे जाके लिंक कर दिया ऑर्गेनिक फार्मर्स को और जो होलसेलर होते। हमें पता है कि हम उगाते हैं इतनी सारी सब्जियां, लेकिन स्टोरेज की इतनी अच्छी नहीं है हमारे पास सुविधा, ना ट्रांसपोर्टेशन की। हमने सब्जियां उगा ली और एक होलसेलर ने बोला कि हम सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे, गाड़ी जो भी चाहिए तुम्हें, बस तुम बता दो कहाँ है। तो इन दोनों को कनेक्ट कौन करेगा, तो इनको कनेक्ट करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम क्या है, जैविक खेती पोर्टल। नाम क्या हो गया, जैविक खेती पोर्टल, ठीक है। ये बनाया गया, इसका काम क्या है, टू इंटरलिंक ऑर्गेनिक फार्मर्स with the consumers and bulk buyers या wholesalers, to link the organic farmers with the bulk buyers या wholesalers। हो गया। एक और लिख लो लास्ट। सबको पता है कि हमारे इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहां पे सबसे ज्यादा कम डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। एक तो वो थोड़ा कल्चरली अपन से अलग है, जैसे पूरा जो बेल्ट है ना, वहां पे मतलब ये आईटीज कंपनी बहुत कम है, अधिकतर सब ग्रीनरी है। तो वहां पे कहा गया कि उसी एरिया में अपन इसको डेवलप करो, किसको, ऑर्गेनिक फार्मिंग को, क्योंकि वो लोग पहले से शुरू से परंपरागत खेती करते आ रहे हैं, वो लोग सबसे कम यूज करते हैं इसका। तो वहां पे शुरू करने के लिए गवर्नमेंट ने एक मिशन चलाया है, मिशन मोड में काम कर रही है, जिससे एक सप्लाई चेन को डेवलप किया जाएगा। नाम क्या है उसका, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। क्लियर। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑर्गेनिक वैल्यू चेन मतलब क्या हुआ, आप प्रोडक्शन करो, उगाओ, उसके बाद उसकी कटाई से लेकर उसको बेचने तक की जिम्मेदारी के लिए हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बना के देंगे। मतलब क्या हो गया, हार्वेस्ट कैसे करना है, हार्वेस्ट के बाद तुरंत स्टोरेज की फैसिलिटी देंगे, स्टोरेज के बाद ट्रांसपोर्टेशन की देंगे, ट्रांसपोर्टेशन के बाद मार्केटिंग की फैसिलिटी देंगे। ये सभी देने की फैसिलिटी के लिए इसको चलाया गया है। क्यों चलाया गया है, कि वहां का सामान पूरे अपने नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में बिक पाए, नहीं तो वहां का वहीं कंज्यूम हो जाता है या तो उनका बिक नहीं पाता है, कम दामों में जाता है। अगर वो नॉर्थ इंडिया में आएगा तो ज्यादा मिलेंगे। अपने नॉर्थ इंडिया के भी लोग खराब है, दिल्ली में जाओ देखोगे अगर नॉर्थ ईस्ट के कोई तो उनको चाइनीज बुलाते हैं। अब क्यों नहीं बुरा लगेगा, या नेपाली कहेंगे या चाइनीज कहेंगे, तो उन्हें बताना पड़ता कि हम यहाँ के हैं, ठीक है। तो ये बात है, इसके लिए इसको क्यों लाया गया है कि नॉर्थ ईस्ट के रीजन की चीजों को बाकी जगह एक्सपोर्ट किया जाए। हो गई योजनाएं, पहली कौन सी हो गई, केसीसी, दूसरी पीएम प्रणाम, तीसरी परंपरागत कृषि विकास योजना, फिर क्या हो गई, जैविक खेती पोर्टल और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। लास्ट एक चीज इसमें बचती है कि स्कीम्स तो हो गई गवर्नमेंट, इसने कुछ इंस्टीट्यूशंस भी बनाए हैं जो इसके लिए काम करते हैं, सिर्फ नाम याद रखना। अब तुम लोग बताओ ऑर्गेनिक फार्मिंग को
अच्छा रखने के लिए, रिसर्च वगैरह करने के लिए, फंडिंग करने के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस चलते हैं? कोई भी 2-3 नाम। एग्रीकल्चर से रिलेटेड बताओ इंस्टीट्यूशंस। बस पहले तो ICAR हो जाएगा, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। एक नाम तुम लोगों ने सुना होगा, नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, है ना, एंड फॉर रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड हो गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये हो गया। तीसरा क्या हो गया? अपीडा, बहुत ही मेन बॉडी है। अपीडा एक्सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को। फुल फॉर्म क्या होता है लिख लो अपीडा का, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। लिख लिया? फिर से बोले, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। हो गया? बढ़िया। और लास्ट होती है, कल बताया था, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सब खाने के पीछे एक मार्क लगा रहता, तो वो कौन देता है? FSSAI, जो भी खाने की चीज होगी, ठीक है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर? तो ये तुम्हारा हो गया पूरा क्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग। कहाँ गया? यहां से था ऑर्गेनिक फार्मिंग। सबसे पहले इसका क्या देखे, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, डेफिनेशन बताना, कंपोनेंट्स बताना। कंपोनेंट्स के बाद इसका स्टेटस क्या है, स्टेटस के बाद इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, इंपॉर्टेंस हमने देख लिया। इंपॉर्टेंस के बाद क्या आ जाएगा, इसका स्कोप क्या हो गया। स्कोप के बाद जो अगला रहेगा दैट इज चैलेंजेस, है ना। और चैलेंजेस को हटाने के लिए हम क्या मेजर्स लेना चाहिए, और गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले रही है ना, और कौन से इंस्टीट्यूशंस इस पे काम कर रहे हैं। लास्ट कौन सा हो गया था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ICAR कब बना था पूछा जाता है, ये बना था 1929, लिखते जाओ डेट। आजादी से पहले की संस्था है, अंग्रेजों ने बनाई थी। कब बना? 1929। दूसरा क्या लिखा हमने, नाबार्ड। नाबार्ड कब बना था, ये तो पढ़ा होगा, 1982, ठीक है। अपीडा कब बना, इसके लिख लो डेट, 1985। और लास्ट है FSSAI, ये बना 2008, जब इंडिया ने पहला स्वर्ण पदक जीता था शूटिंग में, ओलंपिक, ठीक है। तो ऐसे वैसे याद कर लो, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज एथनोबायोलॉजी, ठीक है। एथनोबायोलॉजी क्या कहलाता है? एथनोबायोलॉजी डिसाइड, ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसका डिसाइड, जो अपन चैलेंजेस बताते हैं ना उससे में आएगा इसका डिसएडवांटेजेस, ठीक है। ये अगर डिसएडवांटेज की बात करो, इसलिए नहीं अपन डिसएडवांटेज को इतना रख रहे हैं क्योंकि हम उसकी फैसिलिटीज को ही पढ़ रहे हैं। अगर डिसएडवांटेज की बात करोगे तो क्या होंगे इसके, शेल्फ लाइफ इसकी कम होगी, प्रोडक्टिविटी इसकी कम होती है, ठीक है, और इनको पहचानना उनसे मुश्किल होता है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। एथनोबायोलॉजी हुआ, और किसी कुछ पूछना पूछ लेना बाद में भी अगर, है ना। घर से रीड करके आना,
कल जो भी अगर इसमें डाउट होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो पूछना। आने वाले समय पे जो सबसे कोर टॉपिक्स है ना, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है और ऑर्गेनिक फार्मिंग है, मतलब सबसे ज्यादा जिसपे रिसर्च होगी, स्टडी होगी। ठीक है, चलो एथनोबायोलॉजी क्या होता है? इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ठीक है, अगर सिंपल सी बात के पहले डेफिनेशन लिख लो, ये क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ interaction between, it is the study of interaction between plants, animals and human beings, जो खुद भी एक जानवर होते हैं। ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इट इंटीग्रेट्स various disciplines, it integrates various disciplines such as anthropology, और क्या क्या, एंड इकोलॉजी, to understand traditional knowledge, to understand traditional knowledge and cultural relationship with the environment, क्लियर हुआ क्या बोला? मतलब क्या इसमें बताया कि एक स्टडी होती है जिसमें क्या पढ़ा जाता है? इंटरेक्शन किस किस के बीच में? प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इन तीनों के बीच में क्या हो जाएगा? इंटरेक्शन, ये अपना पढ़ा जाता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारी डिसिप्लिन्स को इंक्लूड किया जाता, मतलब बहुत सारी ब्रांचेस इसमें आती। कौन कौन सी? एंथ्रोपोलॉजी और साथ साथ इकोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी आपकी ह्यूमन साइंस से रिलेटेड है और इकोलॉजी एनवायरमेंट साइंस से रिलेटेड है। तो इनको स्टडी किया जाता है एक साथ। क्यों किया जाता है? जिससे हमको ट्रेडिशनल नॉलेज पता चले, साथ ही साथ क्या पता चले? कल्चरल रिलेशनशिप। किसके साथ कल्चरल रिलेशनशिप? एनवायरमेंट के साथ। समझ में आया क्या होता? ठीक है, तीनों के बारे में जो तीन होते हैं, तीनों लिविंग थिंग्स, मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, इनके बीच क्या सामंजस्य होता है, इंटरेक्शन होता है, इस सब की स्टडी क्या कहलाती है? एथनोबायोलॉजी। क्लियर? तो इसमें अपना ये पूछा जाता है कि इसकी आवश्यकता क्यों है आज के समय पे? ये वाला टॉपिक क्यों आज के समय आता है न्यूज में? क्योंकि आप देखते हो कि बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। अपन लोग फॉरेस्ट क्लियर करते जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? घर बनाते जा रहे हैं। जानवरों का घर बचा नहीं तो वो कहाँ भागेंगे? शहर की तरफ। देखते हो ना, आए दिन कहीं ना कहीं शेर आ जाता, चीता, कोई ना कोई, और फिर वो ले जाता 2-3 को। तो इस कारण हो रहा है। ठीक है, खेतों में हाथी आ जाते हैं, कुछ भी, मतलब कोई भी जानवर कभी भी अटैक कर देता। क्यों हो रहे? अपन उनके एरियाज को कैप्चर कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, प्लांट्स को डिग्रेड कर रहे हैं, तो जो बारिश का पैटर्न है वो अनरियलिस्टिक हो गया पूरा, है ना। आप उसको वो प्रिटेंड नहीं कर पाते, पहले से फोरकास्ट नहीं हो पाता। मतलब जिस दिन अखबार में है ना कि आज बारिश होगी, समझो उस दिन तो होना नहीं है। और जिस दिन बोला आज मौसम क्लियर, छाता लेकर निकलो, उल्टा हो जाती है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि इन सभी चीजों को टैकल करने के लिए अपन इसको रोक तो सकते नहीं, लेकिन हाँ इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसलिए हमको इस टॉपिक को पढ़ना अब आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। एप्लीकेशंस ऑफ एथनोबायोलॉजी। जो जितने बड़े ये रहते ना इंस्टीट्यूट,
MIT या हार्वर्ड वगैरह, ऑक्सफोर्ड वगैरह, ये लोग अधिकतर जो फोकस करते हैं ना, वो क्या करते हैं कि आपके अंदर जो आपको ज्ञान पता है ना, उसको बस बाहर निकालो। जो हम किताबों से पढ़ा रहे वो नहीं बताना हमको, हम आपको तरीका बता देंगे कैसे पढ़ना है, लेकिन जो आपके अंदर आपको पहले से पता है ना, उसको कैसे रिसर्च करो, इस पे फोकस किया जाता है। अपना ये उल्टा है, जो तुम्हारे अंदर है उसको अंदर ही रखे रहना है जो हम पढ़ा रहे हैं उसको करो। तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि जैसे अभी इंडिया के कम से कम हर साल 40 से 50 हजार बच्चे विदेश जाते पढ़ने के लिए। सोचो वो क्रीम लेयर होती है अपने देश की, जो सबसे टॉप क्लास की। सोचो एक तो वहाँ का खर्चा ज़्यादा, वो लोग वहाँ पे जा रहे हैं, पूरी क्रीम वहाँ पे जा रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि फिर वो लोग वहाँ जाके वहीं सेटल हो जाते, यहाँ पे आते नहीं है, यहाँ रहते अपन जैसे ठीक है। तो इन्हीं से देश चल रहा, अपन से। तो इसी चीज़ को कहा गया है कि वो जहाँ जैसे वो लोग स्टडी करवा पाते, वैसे हम क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। तो इस पर रिसर्च हो रही है। तो पता चला कि ऐसी स्टडी हमारे तो पहले से होती थी, ये तो ब्रिटिश सिस्टम जब से मैकाले का आया तब से हमने बदल दी, ठीक है। कैसे कि जैसे तुम लोग एक कहानी बता रहे, नालंदा सबने सुना, नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी थी। नालंदा में ये होता था कि अगर 100 बच्चे आए तो मात्र 20 बच्चों का एडमिशन मिलेगा हर दिन का। 100 बच्चे आओ 20 बच्चों का एडमिशन मिलेगा। और ये मैंडेटरी था कि सभी को संस्कृत आनी चाहिए, चाहे आप किसी भी देश के हो। पहले आप भारत में रहो, 1 साल संस्कृत सीखो कहीं ना कहीं से, उसके बाद यहाँ पे आओ। 3 लेयर पे टेस्ट होता था। सबसे पहले टेस्ट लेता था वहाँ का द्वारपाल, सोचो कितना इंटेलेक्चुअल होता होगा, वो टेस्ट लेता था। अगर उसके आंसर आपने सही दे पाए तो आप अंदर आ पाओगे, नहीं तो आप बाहर के बाहर लौट जाओगे, ये होता था, ठीक है। पूरा रेसिडेंशियल होगा, अंदर आ जाओ, फिर आपकी कोई फीस कुछ नहीं लगेगा। लेकिन इसी को पास करने में लोगों को जाने कितने साल लग जाते थे। IIT था उस टाइम का, IIT से भी ज़्यादा अच्छा। सोचो पूरी दुनिया के लोग आ रहे और 100 में से मात्र 20 लोगों को लिया जाता था, ये चीज़ था। इसीलिए उसको सबसे पहले बर्न किया गया था कि जो इस देश की सबसे बड़ी चीज़ है, हब है, जहाँ से अच्छे लोग निकलते हैं, उसी को डिस्ट्रॉय कर दो, बाकी चीज़ तो फिर ठीक है। ये चीज़ हुई थी। तो मतलब अपने यहाँ जो ये था ना, और यहाँ पे भी फोकस किस चीज़ पे किया जाता था कि आपके अंदर जो ज्ञान है उसको कैसे बाहर निकाला जाए। हम आपको चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, उससे करो। तो ये चीज़ को अब डेवलप किया जा रहा है। जो अपनी अभी नया फिर से नालंदा बनाया गया, बिहार यूनिवर्सिटी, वो फोकस इसी चीज़ पे कर रहा है कि आपकी जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है उसको डेवलप किया जाए। तो कोशिश क्या करो कि तुम लोग भी जो भी चीज़ पढ़ा करो, जरूरी नहीं यूनिवर्सिटी में सीख सकते, आप जो भी चीज़ सीखते हो, कोई भी स्किल सीखते हो या पढ़ते हो, हर चीज़ में कोशिश क्या करो कि हम इसको क्रिएटिव तरीके से कैसे कर सकते हैं। खुद सोचो ना लॉजिक से, जिसने ये थ्योरम बनाई है उसने भी तो पहले इमेजिन किया होगा, उसको कौन किसी ने अलग से दिया होगा। इमेजिन क्या होगा, जब वो अपनी चीज़ में सही बैठा तो उसने थ्योरम का नाम दे दिया। वैसे आप क्या करो, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशंस क्या होंगे बताओ, एथनोबायोलॉजी की। चलो पहले हम शुरू कर रहे हैं। एथनोबायोलॉजी अगर होगी हमारे पास तो हमें कंजर्वेशन एफर्ट्स हम करने लगेंगे, चीज़ों को, एनवायरमेंट को कंजर्व कैसे करना है। कैसे कंजर्वेशन एफर्ट्स, हमने कहा एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं एथनोबायोलॉजी की, जिसमें इंटरेक्शन सिखाते हैं। अब इसके उपयोग क्या क्या हैं। सबसे पहले हमने कहा कंजर्वेशन एफर्ट्स करवाएगा, कि पर्यावरण का संरक्षण सिखाएगा हमको। किस प्रकार से सिखाएगा, ठीक है। जैसे कंजर्वेशन एफर्ट्स सिखाएगा कि हमको क्या क्या करना चाहिए, फॉर एग्जांपल अफॉरेस्टेशन करना चाहिए, ठीक है। दूसरा और क्या करना चाहिए, अरे तुम लोग सब करते हो, रिसाइकलिंग। कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। खुद सोचो कि हम लोग एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या क्या चीजें करते हैं, बताओ आस्था, ठीक है। या ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, या फिर इसको क्या कहें, रेशनल यूज ऑफ द रिसोर्सेस, है ना, रेशनल यूज ऑफ द रिसोर्सेस। तो इसमें सभी रिसोर्सेस आ जाएंगे, पानी का भी, फॉसिल फ्यूल्स भी, ठीक है। तो एथनोबायोलॉजी ने हमें सबसे पहले क्या बताया कि कंजर्वेशन एफर्ट्स किस प्रकार से हम लगाएं, ठीक है। दूसरा क्या हो गया,
दूसरा क्या होगा, अगर आपको ये चीज़ों के बीच में हम इंटरेक्शन पढ़ा देंगे एनिमल्स, प्लांट्स और इनके बीच में, तो दूसरा यूज़ क्या होगा, केमिकल्स का कम यूज़ करना, बिल्कुल बहुत से। या फिर इसको क्या कहेंगे अपन लोग, केमिकल्स को यूज़ कम करेंगे तो किसका यूज़ ज़्यादा करेंगे, हर्बल प्रोडक्ट्स, प्रमोशन ऑफ द हर्बल प्रोडक्ट्स। किस किस में हर्बल प्रोडक्ट्स आ जाएंगे फिर, ठीक है, ये अपन अलग, ये बता हर्बल प्रोडक्ट्स में क्या क्या यूज़ करोगे जो अपन केमिकल्स का यूज़ करते थे, सबसे पहले खाने में, ठीक है। दूसरा देखते हैं आजकल आयुष को प्रमोट किया जाता है, अपन लोग को पढ़ना भी है वो आगे चल के, है ना। आयुष में मतलब क्या होती है, सब नेचुरल तरीके से दवाइयों को बनाया जाता है, हर्बल मेडिसिन कहते हैं जिसको। तो क्या हो जाएगी, सभी की सभी मेडिसिन जो किससे बनेगी, ट्रेडिशनल नॉलेज से। जो अभी अपन ने डेफिनेशन लिखी थी उसमें दो चीज पे फोकस किया गया था, एक था ट्रेडिशनल नॉलेज और दूसरा क्या था, कल्चरल रिलेशनशिप। तो जो भी हम फूड या मेडिसिन बनाएंगे वो किस पे बेस्ड होगी, हमारी पारंपरिक ज्ञान पर या ट्रेडिशनल नॉलेज पर। क्लियर हुआ पॉइंट। क्या कहा हमने, पहला कहा कि कंजर्वेशन एफर्ट्स करके हम अपने एनवायरनमेंट को बचाएंगे, दूसरा कहा हर्बल प्रोडक्ट्स का यूसेज बढ़ाएंगे जिसमें क्या क्या आएगा, फूड्स मेडिसिन आएगी, ठीक है, और जो किस पे आधारित होगी, बेस्ड ऑन आवर ट्रेडिशनल नॉलेज। अब बताओ तीसरा पॉइंट, बहुत बढ़िया, तीसरा क्या हो जाएगा, वेस्ट मैनेजमेंट। देव बताओ कैसे, एक तो फैक्ट्रियों का वेस्ट जो रिवर में डालते हैं, इससे मैनेज कैसे होगा, पॉइंट सही है तुम्हारा, थोड़ी और सही करो इस पॉइंट को, और कोई करेगा इसके पॉइंट को सही, डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। डिकम्पोज करने के लिए हम किसकी यूज करते हैं, अर्थवॉर्म वगैरह का, ठीक है। और कोई प्रोसेस सही है इसकी प्रोसेस, और भी चाहते, कचरा आया खूब सारा निकल के, रोज निकलता है कचरा, तो रिसाइकलिंग करके, ठीक है, और रिसाइकिल कर दिया हमने, ठीक है, रिसाइकिल के बाद भी पॉलीथीन है खराब सी, या खान, जैसे तुम लोगों को अभी स्वच्छ भारत अभियान ले लो, सिंपल सी बात, बस यही सुनना चाह रहे थे। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा, इंदौर में रहे हम, वहां पढ़ाया है, वहां पे देखा था मॉडल सच में बहुत बेस्ट है। पहले जो गाड़ी आती थी, जब हम पहले साल गए थे वहां पढ़ने, उस गाड़ी में सिर्फ 2 डिब्बे रहते थे, सूखा कचरा गीला कचरा। अगले साल 3 डिब्बे, 4 डिब्बे, 5, आज के टाइम पे एक ही गाड़ी में 8 डिब्बे रहते अलग अलग प्रकार के, सूखा कचरा, गीला कचरा, ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए अलग, जो ट्यूबलाइट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग, ठीक है, जो आपका मेडिकल वेस्ट है जैसे कि सैनिटरी या कुछ भी होगा उसके लिए अलग डिब्बा। अगर कोई जानवर मरा हुआ डला हो तो उसको ऐसे नहीं गीले कचड़े में डाल देंगे, उसको अलग, मतलब बताने के लिए कि कितने वो लोग हैं। इस प्रकार से 2 और इनके थे, तो पूरा उन्होंने बांट के रखा था कि हम कचड़े को कितने प्रकार से सेग्रीगेट कर सकते। अब सेग्रीगेट कर लिया गीले कचड़े को, क्या करेंगे, जो आपका बायो सीएनजी बनती है वो पूरी की पूरी, और जो खाद बनती है वो किससे बना देंगे, आपके गीले कचड़े से। सूखे कचड़े को गैसिफिकेशन के द्वारा बहुत तेज स्टीम में जलाया जाता है, जिससे क्या होती है, सीधे सीधे स्टीम बनती है, उसको एनर्जी की तरह यूज कर लेते हैं हम, टरबाइन घुमाने में कर लेते हैं। इसी प्रकार से वो सभी को डिकम्पोज कर देते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट को बाय द कन्वर्जन इनटू किसमें बदलेंगे, कन्वर्जन इनटू बायो फ्यूल्स, ठीक है। कचड़े को बदला जाता है किसमें, बायोफ्यूल्स में। अब बायोफ्यूल्स में सब आ जाएगा, बायो इथेनॉल, बायो सीएनजी, ये वगैरह, ठीक है। इस चीज को डेवलप करना शुरू करो कि किसी भी चीज के आप कितने एस्पेक्ट्स खोज सकते हो। नहीं तो आपसे, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन ही पूछेगा कि हमने आपको बना दिया यहाँ का कलेक्टर, ठीक है, बताओ क्या चेंज लाओगे ग्वालियर में, ठीक है। कल का सबका यही काम है, ट्रीट एज योर डीएम, और आपको सिर्फ 5 चेंजेस बताने हैं कि हम अगर डीएम होंगे तो यहाँ पे क्या 5 चेंजेस लाएंगे, सोचना, कल सिर्फ बताना है ना।
जो 5 नहीं बता पाए समझो डीएम नहीं बन पाएगा। खुद सोचो यार, तुम्हें एक दिन दे रहे हैं, तुम्हें सिर्फ चेंजेस बताना, अथॉरिटी पूरी दे रहे हैं, जो चेंज जितने फंड का लगेगा सब देंगे, 5 चेंजेस सोच के आना। नहीं तो खुद सोचना, अभी हम डीएम नहीं, अभी हम तहसीलदारी बस बन पाएंगे, ऑर्डर फॉलो जो मिलेगा उसी को कर पाएंगे। डीएम बनना है तो लीडरशिप भी सीखना पड़ेगी, ठीक है। अगला क्या इसका होगा, अगर इसकी हम स्टडी करेंगे एथनोबायोलॉजी की, तो जो अभी हमने बताया था कि आजकल ह्यूमन और एनिमल्स का कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो ये कम हो जाएगा। मतलब क्या करेंगे हम, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, बोलो बोलो, जो भी बोल रहे हो तेज बोलो, खाना खा के नहीं आते तुम लोग, बोलो ना। हाँ, ये तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, जू, इन चीज़ों को बना रहे हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को एरिया मिल सके। फॉर एग्जाम्पल सबसे अच्छा भी लिखना है इसमें, प्रोजेक्ट चीता चला था कूनो पालनपुर में, तुम्हारे यहीं पे पास में है। कूनो पालनपुर में क्या किया गया, चीताओं को फिर से क्या किया गया, उनको रिहेबिलिटेट किया गया, है ना। नामीबिया से और साउथ अफ्रीका से मंगाए गए, 8 और 12, नहीं कुछ ने बच्चे भी कर दिए थे, ठीक है। मतलब ये था, पता उसका ये था कि जितने आए थे उनमें से 50% भी अगर जिंदा रहे ना तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है। वो दूसरे क्लाइमेट से आ रहे हैं इस क्लाइमेट में, ये अंतर हो जाता है। नहीं लग रहा होगा उनको मन, जा भी नहीं सकते, ठीक है, ये चीज है। क्लियर हुआ। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट किस प्रकार से, बाय मेकिंग बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और अदर, क्या कहते हैं, अदर सेंचुरीज, ठीक है। तीसरा क्या हो, अगला क्या होगा, अगर हम एथनोबायोलॉजी को प्रमोट करेंगे तो हम क्या करेंगे, रिसोर्स कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन को कर पाएंगे। आज के टाइम पे रिसोर्स के लिए सबसे ज्यादा मारामारी होती है, ठीक है। अब सोचो अगर किसी ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होती कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलती होती, तो क्या करते, सब अभी भी पेट्रोल के भरोसे रहते और उसी के पीछे उसके प्राइस बढ़ते रहते। सऊदी अरब तो वैसे ही अमीर है और अमीर हो जाता। तो अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रमोशन हो रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, रिसोर्स कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। क्या हो जाएगा, रिसोर्स कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। हर चीज में आप देख लो, जिस चीज की भी आपके पास ऑप्शनल रहते हैं उसमें कन्फ्लिक्ट कम होता है, और जिस चीज के ऑप्शन नहीं रहते हैं उसमें सबसे ज्यादा रहता है। सोना देख लो, सोने का अभी तक कोई नहीं पाया गया, इतने मेटल्स होते हैं लेकिन सोने का भाव अलग रहता है ना, कहने के बाद। तो ये कह रहे हैं, लेकिन जैसे खाना है, खाने के अपने पास कितने सारी वैरायटी है, इसलिए उनके दाम कम रहते हैं। जिस चीज की वैरायटी कम होगी उसके दाम हमेशा एक्स्ट्रा होंगे। सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक्स है, ज्यादा सप्लाई तो डिमांड कम, कम सप्लाई तो डिमांड ज्यादा, वही चीज होगा कि रिसोर्स कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए एथनोबायोलॉजी जरूरी है, ताकि हम दूसरी चीजों के क्या देख पाए, ऑप्शंस देख पाए, अल्टरनेटिव्स को खोज पाए। तो इसमें लिख देना कि जैसे रिसोर्स कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में कैसे कि हमने फ्यूल्स के अल्टरनेटिव्स को खोज लिया है, रिसोर्स कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में क्या लिखोगे, सच एज फ्यूल अल्टरनेटिव्स। फ्यूल अल्टरनेटिव्स में क्या क्या, हम फॉसिल्स से तो चलाते थे, हटा दो, अब किससे चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल से। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बाद सीएनजी, सीएनजी के बाद किससे चला रहे हैं हम गाड़ी, और किससे चल रहे, बायोफ्यूल से, है ना। पता होना चाहिए गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि 2025 तक हमको कितना 20% इथेनॉल को मिलाना है सभी पेट्रोल में, है ना, E20 कहते हैं इसको, इथेनॉल 20, है ना। अभी जो आपको पेट्रोल मिलता है उसमें 10% मिला हुआ आता है, ठीक है। आपके पेट्रोल में 10% क्या था, गन्ने का रस रहता है, नहीं मजाक नहीं कर रहे, जो इथेनॉल रहता है ना वो गन्ने के रस से बनता है। अब सोचो फायदा किस में, गन्ने का रस 10 रुपए का गिलास कि पेट्रोल 100 रुपए का, है ना। तो गाड़ी तक गन्ने का रस पीती है, तुम लोग नहीं पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ठीक है। तो ये चीज हो गया, क्लियर हुआ।
एक और बताओ इसका। ठीक है, अपना जो एनवायरमेंट कंजर्वेशन आएगा उसमें अपन डाल सकते हैं, क्योंकि कंजर्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पॉल्यूशन हो रहा। सोचो क्या अलग पॉइंट होगा अगर हम एथनोबायोलॉजी को प्रमोट करेंगे तो। वाटर शॉर्टेज सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये अपना रिसोर्स कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में हो जाएगा। इसी का सब हेडिंग बना के लिख देना, पॉइंट अच्छा है वो वाला भी तुम पॉल्यूशन वाला इसमें लिख देना पॉइंट ऐड करके। ठीक है, और बताओ। अगर तुम लोग देखते हो अपन लोग नॉर्थ ईस्ट में जाते घूमने, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में घूमने जाते तो क्यों जाते, क्या देखने वहाँ? ग्रीनरी जाते हैं। साउथ में जाते तो भी क्या देखने जाते, ग्रीनरी देखने जाते। तो ये क्या करेगा, आपके कल्चरल टूरिज्म को प्रमोट करेगा। इट विल, अपने इंडिया में रिलीजियस टूरिज्म बहुत ज्यादा है, अगर एथनोबायोलॉजी को करेंगे। अब देखो अपन लोग बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं, नेशनल पार्क बनाते, तो नेशनल पार्क क्या हो जाते बाद में, सिर्फ वहां पे जानवर नहीं रहते, इंसान भी उनको देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं अपन लोग नेशनल पार्क्स वगैरह। तो ये क्या हो गया, ये कल्चरल टूरिज्म को प्रमोट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इट प्रमोट्स कल्चरल टूरिज्म। ठीक है, क्लियर हुआ कैसे होता है कल्चरल टूरिज्म। जब वहां पे जाते तो अपन लोग हर प्रकार की नॉलेज लेते कि हाँ ये प्लांट होता है, इससे क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या है। जानवरों को देखते तो समझ में आता है ना, उनकी कंडीशन कि ये भी उतने जरूरी है जितने हम हैं। ये कहा जाता है कि अगर जिस दिन पूरी मधुमक्खियां विलुप्त हो जाएंगी, 2 साल के अंदर सभी जानवर विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। कभी देखना कहीं किसी जगह कुछ भी हो, दिक्कत है, भूकंप वगैरह को, सबसे पहले मधुमक्खियां रिएक्ट करती हैं, उनके जो भी सेंसेस होते हैं। उसके बाद कहा जाता फिर ये इंसान करते। अपन लोग तो सबसे लेजी है, सिर्फ पढ़ते हैं। ठीक है, आगे समझ में एथनोबायोलॉजी कैसे बताओगे, होता क्या है, इसकी स्टडीज क्या होती है। और किसी को कुछ पॉइंट्स आए बताना, कल इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको आधा करेंगे आज, अगर पूरा हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आधा तो करेंगे करेंगे, है बहुत अच्छा टॉपिक। बायो टेक्नोलॉजी। क्या हो गया,
क्लियर नहीं है यार, ठीक है चलो पहले बता रहे हैं फिर समझो। है अपना बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या बताएगा, ऐसे बताओ पहले डेफिनेशन की क्या हो सकता है। बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को मिला के डॉक्टर बन जाओ। कुछ हद तक सही है, पूरी नहीं है, बताओ। ठीक है, बायोलॉजी का हाँ ये तो एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। नैनो यूरिया बताओ। चलो अच्छा डेफिनेशन लिखो, इसके बाद फिर बताना, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी रिफर्स टू द यूज ऑफ, बायोटेक्नोलॉजी refers to the use of biological systems, use of biological systems as well as organism or their derivatives to create various applications, तो क्या 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 लिखा, फिर से बोलना पूरी डेफिनेशन। वेरियस प्रोडक्ट्स, हाँ सॉरी, टू क्रिएट वेरियस प्रोडक्ट्स फॉर वेरियस एप्लीकेशंस, टू क्रिएट वेरियस प्रोडक्ट्स फॉर वेरियस एप्लीकेशंस including medicine, agriculture, industries, लिख लिया, इंडस्ट्रीज फॉर एनहेंसिंग ह्यूमन लाइफ एंड एनवायरमेंट, फॉर एनहेंसिंग ह्यूमन लाइफ एंड एनवायरमेंट। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, क्या लिखा है इसमें तुम लोगों ने, समझो बताओ। स्वाति बताओ इसको समझाओ क्या लिखा। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब सिंपल भाषा में क्या अपन ने पढ़ा कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी एप्लीकेशन या प्रोसेस होती है, कैसी प्रोसेस होती है जिसमें हम बायोलॉजिकल सिस्टम्स या एनिमल्स का यूज करते हैं या फिर उनके डेरिवेटिव्स। एनिमल्स और उनके डेरिवेटिव्स कैसे, एनिमल्स पूरा या तो उसके डेरिवेटिव्स, जैसे कि उनके प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट हो गया, उनका ब्लड हो गया, उनका मीट हो गया, ये सब इसका यूज करते हैं, ठीक है। या फिर क्या यूज करते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम्स, इसमें सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। क्यों यूज करते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, किस किस, फॉर वेरियस एप्लीकेशंस, किन किन एप्लीकेशन के लिए, मेडिसिन के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए या फिर और अदर एटसेट्रा लगा देना। क्यों बनाते हैं इनमें, फॉर एनहेंसिंग ह्यूमन लाइफ एज वेल एज एनवायरमेंट, ठीक है।
ये अपनी बात इतनी क्लियर हुई। आगे समझ में बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि इसको हम बहुत सारी टाइप्स में बांट देते हैं। अगर कोई बोले कि रेड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताओ, तो अपन ने पढ़ा ना कि ये अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है अलग अलग फील्ड के लिए, एप्लीकेशंस के लिए, इसी अनुसार इसको नाम दिए गए हैं। सबसे पहला क्या दिया गया है, सबसे पहला जो है दैट इज रेड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ऐसी बायोटेक्नोलॉजी जो किससे रिलेटेड होती है, हेल्थ, मेडिसिन या डायग्नोस्टिक। सीधे याद रखना, हेल्थ से रिलेटेड जो भी बायोटेक्नोलॉजी होगी वो क्या होगी, रेड बायोटेक्नोलॉजी। हम सब इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, येलो बायोटेक्नोलॉजी। ऐसी बायोटेक्नोलॉजी जो आपके किससे रिलेटेड हो, फूड से। सिंपल सी बात है, एक शब्द बस पकड़ लेना, न्यूट्रिशन या फूड। खाना जो भी खाएंगे वो सब किस में आएगा, येलो बायोटेक्नोलॉजी में। तीसरा होता है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। किससे आएगा, पानी है, पानी मतलब मरीन। मरीन से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशंस बनेंगी वो सब किस में आएगी, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी पर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। ग्रीन वाली किससे आएगी, दैट इज एग्रीकल्चर। इन्वायरमेंट छोड़ो, इन्वायरमेंट गलत लिखा है इसमें, इन्वायरमेंट आएगा ग्रे में, इसलिए हम फोटो दूसरी जो ब्लर हुई थी ना फोटो उसमें सही था लिखा, इसमें कुछ गलत लिखा इसलिए बस बता रहे। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, सिर्फ आपकी एग्रीकल्चर से, ग्रीन वाली। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी। ऐसे सभी एप्लीकेशंस जो किससे रिलेटेड है, एरिड जोन और डेजर्ट से। क्लियर, एरिड जोन है, डेजर्ट से रिलेटेड जो भी होगी वो क्या कहलाएगी, ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी। ऊंट ब्राउन कलर का होता, याद रखना, ब्राउन कलर का होता है ना ऊंट। ठीक है, डार्क, डार्क किससे होती है, बायो टेररिज्म। ठीक है, डार्क है ब्लैक, हाँ सही कह रहे, डार्क नहीं कहेंगे ब्लैक कहेंगे, डार्क तो कोई भी कलर हो सकता, डार्क पिंक हो जाए फिर, क्यों, क्या हो गया ये, ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी, बायो टेररिज्म से। सबसे अच्छा एग्जांपल है कोविड। ठीक है, कि आप आजकल सबसे अच्छा बीमारी फैला दो, एक बंदूक की गोली नहीं चलानी पड़ेगी। क्या, बायो वारफेयर, जब दो देश लड़ाई करते हो एक दूसरे पे बीमारी फैला के, ना कि मिसाइल है। सबसे खतरनाक होती, इसमें सैनिक नहीं मरते, इसमें मरते आम इंसान। जैसे मूवी आई थी अभी शाहरुख खान की, कौन सी थी, पठान, हाँ शायद पठान ही थी, है ना, उसमें बताया था बायो वारफेयर का, कि हम ऐसा बम गिराएंगे जो तुम उन पे गिरेगा पाकिस्तान में, पूरा इल्जाम तुम लोग पे आएगा और फिर लड़ाई हो जाएगी। ये चीज़ थी। ठीक है, नहीं आएगा, आएगा आएगा, बुला रहे उसे। ठीक है, अगला क्या है, पर्पल। देखो पूरे बता रहे। ठीक है, पर्पल किस में आएगा, आपके सभी पेटेंट्स, पब्लिकेशंस और इन्वेंशंस, जो भी आप नई चीजें करते हो। एथिक्स जो होती है, इथिकल बायोटेक्नोलॉजी होगी, वो किस में आएगी, सब पर्पल में। ठीक है, अभी बचे कुछ कलर। वाइट, वाइट किस में आएगा, बायो इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज में जो भी चीज बनती है, अपन कहते हैं ना आजकल पॉलीमर वाले बैग्स बनने लगे, बायोडिग्रेडेबल बैग्स बनते हैं, है ना, पेंट आते हैं, एंजाइम्स, प्रोटीन बनते हैं, वो सब किस में आ जाएगा, वाइट में। इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी बायोटेक्नोलॉजी होगी वो आएगी वाइट में। फिर आता है गोल्ड, सोने से रिलेटेड कुछ नहीं है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और नैनो बायोटेक्नोलॉजी। कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी बायोटेक्नोलॉजी होगी वो कहलाती है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। और नैनो बायोटेक्नोलॉजी मतलब ऐसी बायोटेक्नोलॉजी जिसमें जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसकी साइज इतनी हो, 10⁻⁻⁹। एक एलोन मस्क का प्रोजेक्ट चल रहा है न्यूरा लिंक, दिमाग में चिप लगा देंगे फिर तुम हमारे गुलाम। ठीक है, तो ये चीज है कि अपनी बॉडी में ऐसी चीज को इंजेक्ट करना जो इतनी छोटी हो जाए कि वो उससे सब फंक्शन करवा ले। आजकल इससे वो भी होते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, जेनेटिक प्रॉब्लम को सही कर रहा है ये, कि आपको किसी को कोई पैरालिसिस हो, उसके अंदर नैनो रोबोट डाल दो, चलने लगेगा। अच्छी चीज भी है, बेकार चीज जब जब इसका लोग गलत यूज कर ले।
है ना। लास्ट आती है ग्रे, जिसमें फर्मेंटेशन लिखा ना, फर्मेंटेशन को हटा के कर लेना इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। जो बायो फर्टिलाइजर्स होगा, बायोफ्यूल, वो इसमें आएगा, किसमें, ग्रे वाले में। इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी किसमें आएगी, ग्रे में। ये पूरे होते हैं। ये नहीं पता चला ग्रे क्यों कलर दिया, डार्क ग्रीन कर देते, ठीक है। क्लियर हुआ। फर्मेंटेशन नहीं आएगा। फर्मेंटेशन को अपन लोग इसमें डाल सकते हैं, जो आपका ये व्हाइट वाला होता है ना इंडस्ट्रीज का, उसमें आ जाता है फर्मेंटेशन। हाँ, बायो प्रोसेस रहेगी। कुछ ऐसे रहते कुछ चीजें जो 2-3 चीजों में मिक्सअप होके आती है। जैसे अपन ने येलो में लिखा फूड, अगर फूड इंडस्ट्रीज भी बना रही है तो भी उसमें उसका पार्ट कहला जाएगा, लेकिन पर्टिकुलर आएगा येलो में, ठीक है। इसी प्रकार से फर्मेंटेशन ग्रे में भी आएगा और व्हाइट में भी आएगा, ठीक है। तो दोनों में आप डाल सकते हैं। अब कि फर्मेंटेशन आप कर किस चीज़ के ले रहे हो, शराब बनाने के लिए कि बायो सीएनजी बनाने के लिए। अगर शराब बना रहे हो तो इंडस्ट्रीज में आ जाएगा, और सीएनजी बनाने के लिए कर रहे हो तो ग्रे में आ जाएगा। क्लियर हुआ। इसके बाद इसमें क्या देखते हैं, कुछ फील्ड्स हैं सबसे मेन जो हमने हेडिंग में लिखी थी। सबसे पहले क्या, आज एग्रीकल्चर खूब पढ़ा, एग्रीकल्चर ही लो, तो मैं अच्छी वो दिखा रहे फिर इसकी। सबसे बेस्ट लगता है एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी। क्यों हमने कहा था कि आईआईटीएंस आजकल जॉब्स छोड़कर एग्रीकल्चर कर रहे हैं। अब बताओ आजकल एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज है, तुम लोग क्या क्या देखते हो नई नई चीजें। बहुत बढ़िया, पूसा डिकम्पोजर आया कि उसका छिड़काव कर दो। तो आजकल देखते हो ना पराली जलाने से, तुम्हें पता दिल्ली की दिक्कत क्या होती, पराली पहले समझो क्या कहते हैं, प्लांट्स के जो रेसिड्यू होते हैं, फसल कट गई नीचे डंठल खड़े हुए, उसको तो उखाड़ेगा नहीं किसान, इतना बड़ा खेत है, बोले कहाँ तक उखाड़े, तो रात को गए धीरे से आग लगा दी, जल जाएगा। दिक्कत क्या होती है, इंडिया का मैप देखा है, रोज देखते हो है ना, तो बीच में पड़ता है यहाँ पे ऊपर साइड दिल्ली, आजू बाजू हरियाणा पंजाब, ठीक है, ये पड़ता है। तो ये क्या होती है, हवा ऐसे बहती है इस साइड, समुद्र से अंदर की तरफ बहती है, तो पराली जलाते हैं हरियाणा पंजाब वाले, पूरा धुआं कहाँ जाता है, दिल्ली में, ठीक है। तो ये लोग कहते हैं दिल्ली वाले कि तुम लोग नहीं जलाओ, बोले तुम आके रोक लो। स्टेट वाइज है, तुम अपने यहाँ की हवा देखो, हम अपने यहाँ की देख रहे हैं। शिकायत गई कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी कहाँ बैठता है, दिल्ली में। तो उसने बोला ठीक है कि आप कुछ ऐसा करो कि ये करो। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम इन लोगों को मशीन दे देंगे कि ये लोग काट लें, और सबके खेत छोटे छोटे से, मशीन बड़ी बड़ी, कॉस्ट ज़्यादा आ रही। तो बोला नहीं, हम तो रात को आगे लगाएंगे, आग लगने लगी। फिर जाके इन्होंने बोला कि कुछ ऐसा स्प्रे बना दो कि जो भी रेसिड्यू होंगे उस पर छिड़काव किया जाए और वो वहीं के वहीं चले, वहीं के वहीं वो दब जाए। इससे फायदा दो होगा, एक तो धुआं नहीं होगा, और दूसरा जो डंठल होते इसमें भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो सभी वापस किस में मिल जाएंगे, सॉइल में मिल जाएंगे। तो इसीलिए डिकम्पोजर्स बनाया गया, शायद उसका नाम पूसा है ना, पूसा कंपनी ने बनाया, हाँ है ना। तो पहले क्या हो गए, बायो डिकम्पोजर्स, बायो डिकम्पोजर्स, जिसमें कैसा आ जाएगा, पूसा नाम लिख लेना, ठीक है। क्लियर हुआ। बायो डिकम्पोजर समझ में आया क्या होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज हमने बोला, हम जो क्या कहते हैं फसल लगाते, कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं, ठीक है। अब कीड़े कम लगे, बोला हमारे पास इतना पैसा है नहीं कि हम फर्टिलाइजर भी खरीदें फिर पेस्टिसाइड भी खरीदें। तो बोला ठीक, हम एक खर्चा आपका कम कर दे रहे हैं, आपको कभी अब पेस्टिसाइड नहीं खरीदना पड़ेगा। क्या करेंगे, इसके लिए हम आपको जीएम क्रॉप्स देंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। इसके दो फायदे होते हैं, ऐसे क्रॉप्स जिस पे कीड़े नहीं लगते, और ऐसी क्रॉप जो न्यूट्रिशनली रिच रहती हैं, ठीक है। सबसे अच्छा इसका एग्जांपल लिखो, क्या होता है, बीटी कॉटन, हाँ बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, सिर्फ अपने दो क्वांटिटी चलती है और नहीं है अलाउ अभी।
इसको शायद बंद कर दिया गया था, एक बार देख लेना। इसको बीटी ब्रिंजल को बंद कर दिया गया। बीटी कॉटन लेकिन चलता है। क्या रहता है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहती है इस पे और कीड़े कभी नहीं लगते। मतलब ये तो अच्छी चीज है, लेकिन इसकी बेकार चीज क्या है, एक बार आप सीड से कोई चीज बना लो, दोबारा आप इस सीड को यूज नहीं कर सकते। मतलब आपने जो बीटी कॉटन से जो पेड़ उगेगा वो एक बार फूल तो दे देगा, जो कपास होता कपास मिल जाएगा, लेकिन उस कपास का कोई बीज नहीं बनेगा जिससे आप फिर से उसको उगा दो, फिर से आपको फिर से नया बीज खरीदना पड़ेगा। अभी तक अपन लोग क्या करते, गेहूं उगाते हैं, 3/4 गेहूं को बेच देते हैं, 1/4 गेहूं को फिर से बो देते हैं, तो गेहूं उगाता। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आपको हर बार नए बीज खरीदना पड़ेंगे। लेकिन एक चीज की गारंटी है, कोई फसल आपकी खराब नहीं होगी और क्वालिटी अच्छी रहती है। ठीक है, तो दूसरा क्या हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, हमने क्रॉप्स भी लगा दी। पहले हमने खेत को साफ कर लिया, किससे साफ कर लिया, पूसा से, है ना, बायो डिकम्पोजर से। फिर क्या किया, हम अच्छे वाले बीज लेके आए। इसके बाद हम तीसरा क्या करेंगे, अब हमने बोला कि लोग कह रहे हैं कम से कम केमिकल्स का यूज करो, तो केमिकल्स कम यूज करना, लेकिन एकदम से खाद भी यूज नहीं कर सकते हम, है ना। अगर एकदम से खाद यूज करेंगे तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। इसलिए अब हम क्या यूज करेंगे, अगला बायो फर्टिलाइजर्स, जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, मैन्योर का और थोड़ा बहुत केमिकल्स का। जो इसने भी बताए थे ना कि जैसे अर्थवॉर्म वगैरह का यूज करते हैं, वो सब इसमें आ जाएंगे कि अपन जब बायो फर्टिलाइजर्स डालेंगे तो इस प्रकार से छिड़काव करेंगे कि साथ ही साथ उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मिलाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उस मिट्टी को क्या होगी, उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाए और न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे। तुम लोग को याद होगा, एक हमने बताए थे बैक्टीरियाज जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते थे, क्या नाम थे, राइजोम, एजोला, एजिटोबैक्टर, है ना, ये बताए थे। तो ये सब इसी में आ जाएंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अर्थवॉर्म वगैरह को मिक्सअप किया जाता है मैन्योर के साथ। ठीक है, किसके साथ मिक्सअप किया जाएगा, मैन्योर के साथ। एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर हुई बात, क्या कहना चाह रहे हैं हम? हमने कहा कि हम बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे, तो बायो फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, आपका जो मैन्योर रहेगा उसमें आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मिलाओगे और क्या होगे, अर्थवॉर्म वगैरह भी उनको कॉम्बिनेशन करोगे। अर्थवॉर्म क्या करता है, मिट्टी को तोड़ने का काम करता है। मिट्टी जितनी ज्यादा टूटेगी उतना ज्यादा क्या होगा, पानी आसानी से उसमें जा पाएगा, फसल जो जड़ें होंगी वो अच्छे से मिट्टी को पकड़ पाएंगे। मतलब ये खेत को जोतते रहते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, ये चीज होता। और दूसरा क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे। क्लियर बात, इस चीज का हम यूज बढ़ा रहे हैं। ये हो गया। फिर हमने क्या यूज कर दिया कि अब पता चला हमने कुछ फसल तो ऐसी लगा दी जिसकी जीएम क्रॉप अवेलेबल ही नहीं है, मतलब ऐसे वाले हमारे पास सीड नहीं है जिनमें पेस्ट ना लगेगा। अब हम किसका यूज करेंगे, बायो पेस्टिसाइड्स का। अगला लिख लो, क्या होगा, बायो पेस्टिसाइड्स। इसमें हम जिसका यूज करते हैं वो होते हैं नीम कोटेड यूरिया। किसका यूज करेंगे, नीम कोटेड यूरिया। किसमें करेंगे यूज, बायो पेस्टिसाइड्स के रूप में। ठीक है, सीड्स के ऊपर वो कर देंगे। ठीक है, नीम कोटेड यूरिया का यूज करते हैं। बहुत सारे होते हैं, एक सिर्फ अकेली टेक्निक बता रहे हैं। मतलब ये समझो जैसे बायो फर्टिलाइजर डाले जाते हैं वैसे बायो पेस्टिसाइड्स भी डाले जाते हैं। जो आपको बताया था ना कि नैनो यूरिया बनाया था भारत ब्रांड का, वो भी एक प्रकार का यही है, कम केमिकल में ज्यादा इफेक्टिवनेस देता है। अगला क्या हो जाएगा कि कुछ ने बोला कि हमारे पास इतनी ज्यादा जमीन तो है नहीं कि हम फसल को उगा सकें एकदम से, टाइम कम है, फसल जल्दी चाहिए, टेक्निक बताओ, और बिना उसके चाहिए केमिकल्स के। फिर क्या किया जाता है, तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा टिश्यू कल्चर, पढ़ा है किसी ने, सबने पढ़ा होगा।
ठीक है। टिश्यू कल्चर क्या होता है, बोला किसने पढ़ा था, बताओ ना। हाँ, ग्राफ्टिंग नहीं, ग्राफ्टिंग अलग चीज है। टिश्यू कल्चर देखो दिखा रहे क्या होता है। आज इमेजेस नहीं ला पाए। इसको देखो, इस वाली इमेज को, खुल जा। ठीक है, ये होता है, एक पत्ती ली जाती है, ठीक है, एक पत्ती ली जाती है, उसका सैंपल लिया जाता है, ठीक है। उसको एक पता है कि एक पत्ती बहुत सारे सेल्स से मिलके बनती है, सब जैसे बनते हैं। उसको माइक्रोऑर्गेनिज्म में कि इसके सेल्स को निकाला जाता है, एक एक पर्टिकुलर सेल को निकाला जाता है। अब उन सेल में देखो, हर सेल में कैपेसिटी होगी कि वो ग्रो कर पाए, ठीक है। हर सेल को एक लिक्विड में डाला जाता है और इनसे सैपलिंग्स बना ली जाती है। जड़ से नहीं बनाते, सीधे उनको केमिकल्स में रखा जाता है और सैपलिंग्स बना ली जाती है। जब ये सैपलिंग बन जाती है तो इनको सीधे क्या कर देते हैं, प्लांट्स के रूप में लगा दिया जाता है। सीधे सैपलिंग को लगाओगे तो जल्दी प्लांट बनेंगे। मतलब एक पत्ती अकेली हजारों से ज़्यादा प्लांट्स को दे सकती है। अब सोचो, ये इसकी खासियत है। और ये कठिन है बनाना टिश्यू कल्चर से, लेकिन इसको जैसे जैसे इस पर रिसर्च होती जा रही है, आजकल इसी का यूज़ किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए। एक तुम लोगों को दिखा रहे हैं अच्छी टेक्निक। टिश्यू कल्चर समझ में आया किस प्रकार से होता है, ठीक है। फिर अगली होती है, अगली जो लिखना है दैट इज हाइड्रोपोनिक्स। ये देखो किसका दिखाएं, ये वाला। सबसे पहले ये देखो क्या होता है इसमें। इस प्रकार की रहती टेक्निक हाइड्रोपोनिक्स, दिख रहा है सबको। हाइड्रोपोनिक्स में क्या रहता है, मिट्टी बिल्कुल भी यूज नहीं की जाती है। एक ट्रे होगी जिसपे प्लांट्स लगे होंगे, आपने टिश्यू कल्चर से लिया है प्लांट, इस पे लगा दिए प्लांट, नीचे पानी बार बार यहाँ से जाता रहेगा, उसमें न्यूट्रिएंट रिच पानी होगा, यहाँ से फ्लो होता रहेगा, जैसे एक्वेरियम में होता है ना पानी फ्लो, इसी प्रकार से पानी फ्लो होता रहेगा, उनमें न्यूट्रिएंट्स डले रहेंगे, उस न्यूट्रिएंट्स को रूट्स एब्जॉर्ब करेगी और वो पानी बार बार ऐसे सर्कुलेट होता रहेगा। तो इससे क्या होती है, प्लांट की ग्रोथ जल्दी होती है, उनमें कीड़े कभी नहीं लगते हैं। और चूंकि इसमें मिट्टी नहीं है तो आप कहीं भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, एक घर में भी खेती की जा सकती है। ये टेक्निक है। तो इसको कैसे यूज किया जाता है, देखो जैसे इन्होंने ये वाली बनाई, इन्होंने ट्रे उठा के दिखाई है कि इसकी जड़ें ऐसी, तो किसी को प्लांट भी चाहिए तो अपने घर ले जाओ, ठीक है। ये टेक्निक बहुत अच्छी टेक्निक है। सोचो, ये आजकल जो इजराइल या सऊदी अरब जैसे देश है ना, ये इसको कर रहे हैं। बोला हमारे यहाँ सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ, बस पेड़ नहीं है। तो ये चीज वो लोग कर रहे हैं। तो देखो इस प्रकार की सैंपलिंग की जाती है। सोचो क्या शानदार लगता होगा। पूरी बड़ी फैक्ट्री, जमीन पूरी बंजर रेगिस्तान में, अंदर से ऐसे कोटिंग रहती है और इस प्रकार से उगाए जाते हैं। अगर जगह कम है आपके पास तो इस प्रकार से वो की जाती है, ब्रांचिंग में बनाई जाती है। ये कहलाती है हाइड्रोपोनिक्स। क्लियर हुआ। हाइड्रोपोनिक्स मतलब क्या होता, अ टेक्निक टू कल्टीवेट क्रॉप्स विदाउट द यूज ऑफ सॉइल, ठीक है। ये हो जाएगी, ये चीज होती है, सभी हाइड्रोपोनिक्स की कहलाती है। दूसरा होता है दूसरी जो टेक्निक होती है दैट इज नोन एज एरोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में हम सीधे सीधे पानी दे रहे थे, ठीक है। इसमें पानी नहीं दिया जाता, जैसे अपन लोग पढ़ते हैं ना स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर पानी का छिड़काव करता है, इसमें भी वही होता। ऊपर पेड़ लगे रहते हैं और नीचे जड़ें खाली रहती हैं और नीचे से पाइप डला रहता है, तो वो क्या करता है, स्प्रिंकल करता रहता है पानी को। ये कहलाता है एरोपोनिक्स। रहती हाइड्रोपोनिक्स की तरह, बस अंतर क्या रहता, इसमें न्यूट्रिएंट्स को स्प्रिंकल किया जाता है डायरेक्ट टू देयर रूट्स, ये बस होती है, ठीक है। तो दो टेक्निक्स आजकल चलने लगी है, एक का नाम है हाइड्रोपोनिक्स और दूसरे का नाम है एरोपोनिक्स। अंतर क्या रहता है, दोनों
बिना मिट्टी के उगाई जाती है ना, दोनों को ग्रो किया जाता है विदाउट द यूज ऑफ सॉइल। क्या सप्लाई किया जाता है? न्यूट्रिएंट रिच वाटर। तो दो टेक्निक्स का नाम बस इसमें लिख लो, हाइड्रोपोनिक्स और सेकंड वन इज एरोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में क्या बताओगे? दोनों में एक चीज तो कॉमन है कि दोनों में सॉइल का यूज नहीं होगा। एक में न्यूट्रिएंट रिच वाटर को डायरेक्ट सप्लाई किया जाता, एक में न्यूट्रिएंट रिच वाटर को स्प्रिंकल किया जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये आपके बेसिक्स यूज होते हैं किसके? एग्रीकल्चर में, जो आजकल हो रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, ठीक है। टिश्यू कल्चर में ऐसे बताना कि इसमें क्या किया जाता है, प्लांट के किसी भी पार्ट से सेल्स को निकाला जाता है, फिर लैब में इनको डेवलप किया जाता है टिश्यू कल्चर में। इसमें लिखना है, इसमें देखो लिखो, इन दिस प्रोसेस cells are extracted, in this process cells are extracted from the any part of the plant, from the any part of the plant, especially leaves, and then gets segregated, and developed, and then gets segregated and developed, लिख लिया, and developed in a nutrient rich chemical, nutrient rich chemical to convert, to form into the large number of saplings, to convert it into the large number of saplings। क्या लिखा है इसमें हमने कि टिश्यू कल्चर में प्लांट्स के किसी भी पार्ट स्पेशली लीव्स से सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट कर लिया, इसके बाद उनको सेग्रीगेट किया जाता है और इनको डेवलप किया जाता है किसमें? सैपलिंग्स में डेवलप किया जाता है। किसकी मदद से? न्यूट्रिएंट रिच केमिकल की मदद से। क्लियर हुआ? ये चीज होती है क्या? टिश्यू कल्चर। बाकी के एप्लीकेशंस अपन फिर कल देखेंगे। ठीक है, बाकी रिवाइज करके आना और 5 पॉइंट सोच के आना अगर डीएम बनना हो तो। ठीक है।